बात करें 2025 की, जी। तो सब बोल रहे हैं कि 2025 मंगल का साल है। मंगल का साल है और बोलते जब मंगल आता है तो बहुत उथल-पुथल होती है पूरी दुनिया में और युद्ध जी, होते हैं और एग्रेसिव ग्रह है। जी। तो आप बताएँगे कि 2025 कैसा रहने वाला है? 2025 में पहले 2 आया, फिर 0, फिर 2, फिर 5। 0 को तो 0 ही काउंट करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। तो 9 को हम मंगल से रिलेट करते हैं। मंगल का मतलब है मांगलिक कार्य। जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मंगल कार्य हो, चाहे बच्चे हों, चाहे शादी हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, उनको हम मंगल कार्य बोलते हैं। जब मंगल का समय अच्छा होता है तो मांगलिक कार्य होते हैं। इस दिशा के अंदर कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लोग पुलिस में जाएँगे, कुछ आर्मी में जाएँगे। मतलब मार्च वाले टाइम तक। हाँ, ये मंगल का समय अभी बहुत लंबा चलेगा। ये लगभग जून तक चलेगा। सर आपने राशियों की बात की तो हम राशियों की ही बात करते हैं कि राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये वाला साल? तो सर हर राशि के लिए ये अलग-अलग गोचर है, अलग-अलग हाउस के अंदर गोचर है। तो आपका मानना यही है कि आप ये इस तरह से बोल रहे हो कि अगर साढ़े साती लगी है, बेशक उनका शनि अच्छा हो, यस, यस। पर वो अपना असर ज़रूर ज दिखाएँगे। मतलब ज़रूर। शनि दुःख तो देगा ही देगा ओवरऑल, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो सर नीचा हो, चाहे जन्म वो कुंडली बुरा में हो। शनिदेव है ही दुःख के कारक। अच्छा, धनु राशि हो, धनु लगन हो, बुध ग्रह जो है वो लगन में विराजमान है। तो लगन के बुध को हम इतने बढ़िया नहीं मानते। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो फर्स्ट हाउस होता है वो मंगल का होता है। मंगल और बुध अति शत्रु हैं। मंगल को हम बोलते हैं रेड कलर, बुध को बोलते हैं ग्रीन। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जहर ब्लैक 9 नंबर हाउस में बुध गुरु के साथ शत्रु वाला विहार करते हैं। मंगल को सर हम बोलते हैं ब्लड का कारक, लड़ाई झगड़े का कारक, कुछुरी का कारक। क्या तो है आग इस लगी है, आग का कारक भी मंगल है? अब अमेरिका में वार चल अमेरिका में आग लगी हुई है। सर अग्नि मंगल है। मंगल से कितने लोग मरे? ब्लड का कारक मंगल। मतलब इस साल अमेरिका में आग लगी है, मतलब काफ़ी जगह ऐसा हो सकता है कि आग लगी। काफ़ी जगह हो सकती है। हमारे हिमाचल में भी तो काफ़ी आग लगी है, कभी कोई तांदी गाँव में आग लगी है, सर वो आग रोहड़ू में देखिए गाँव में आग कंट्रोल लगी हो गई 1 दिन बाद, 2 हाँ, दिन बाद, कुछ घंटों बाद। अब अमेरिका जैसी कंट्री से आग कितनी कंट्रोल ना हो, डेवलप कंट्री है, पता नहीं कौन-कौन से सॉल्यूशन उन्होंने कर दिए उस आग के लिए। बट ये नेचुरल है। मतलब ये होगा ही होगा। ये भगवान, ये प्रकृति, ये नेचर का सर फाइट है। नेचर अपना बदला तो लेगी ही। बदला था। सर तुला राशि शनिदेव की बहुत प्रिय राशि होती है। शनिदेव इस राशि में उच्च हो जाते हैं। तो इस राशि के लोग भी ऐसे ही नेचर के होते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, बैलेंस बनाए। मतलब किसी से बिगाड़ते नहीं है। बुद्ध मतलब बहादुर लोग, बहादुर इन द सेंस इन द बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में। हेलो एवरीवन, तो फिर आज हम फिर से लेके आ गए आप लोगों के सामने एक और एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गिरीश जैन जी, जिन्होंने हमारा पिछली बार भी बहुत साथ दिया और आज भी हम आपके लिए नए-नए उपाय लेके आए हैं एस्ट्रोलॉजी में। आइए जानते हैं 2025 और 2025 का हॉरोस्कोप कैसा रहेगा 2025 का साल। आइए बात करते हैं गिरीश जैन जी से। वेलकम सर। नमस्कार रोहन जी। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? एस्ट्रोलॉजी में कैसे आपका होता है ना एक रुचि बढ़ी? सर देखिए मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष ये एक ऐसी विद्या है कि जिसको हम ये कहें ना कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं सीखना चाहता हूँ। पहले तो हमारे घर वाले प्रमोट नहीं करते, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है? हाँ, ये एक ऐसा गुण है जो प्रभु की तरफ से आपको खुद ब खुद मिलता है या जब आपकी अंतरात्मा कुछ जागती है, तब आप ज्योतिष की तरफ जुड़ते हैं या फिर जो ज्योतिष वाले या ब्रह्मचारी वाले या पंडित लोग जिनकी संतान सारा दिन मंदिर में पाठ पूजा करते हैं, वो लोग ज्योतिष को बड़ी आसानी से सीखते हैं क्योंकि उनका सारा दिन रूटीन वर्क ही यही है। मंदिर में रहना, पाठ पूजा करना, संस्कृत पढ़ना, ग्रह को समझना। और जो नॉर्मल है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्योतिष की तरफ नहीं रुझान हमारे इंडिया में। जैसे जैसे आपके सरनेम से ही पता चल रहा है आप जैन हैं, जी। तो आप मुझे लगता है कि आपका बैकग्राउंड पंडितों वाला नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं तो जी। तो आपकी रुचि कैसे एकदम से इस एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ी? सर मेरे पे शनिदेव की महादशा चली, शनिदेव की साढ़े साती लगी। ये चीज़ आपको पहले पता थी कि बाद में इस चीज़ का पता चला कि मैंने नहीं, जो मुझे मुझे भी ये बाद में पता चला। अच्छा, मुझे भी इन चीज़ों की कभी कोई नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट मैं भी अपनी कुंडली किसी ज्योतिष के पास या पंडित जी के पास दिखाता था।
तो शनिदेव की महादशा चली, उसके अंदर शनिदेव की साढ़े साती लग जाती है कई बार। तो हुँ। ये दोनों चीज़ें मेरे पे इकट्ठी लगी। तब जब आपके बुध महाराज जो कुंडली में अगर 8th हाउस में संपर्क बनाए, 8th हाउस में बैठे हों, 8th हाउस से कोई दृष्टि संबंध बने, तो जब शनि और उनकी दशा चलती है बुध की या शनि और केतु की दशा चलती है, तब आप अपने आप से दुनिया से हट जाते हो, तब आपका दिमाग कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जिनको हम एआई यानी कि लाइक एआई को आप समझते होंगे एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही है ना? गुप्त चीज़ें सीखना, गुप्त ज्ञान लेना, ब्रह्मचार्य पढ़ना, उसमें किसी तरह का भी नॉलेज या ज्ञान हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो ज्योतिषी था। एआई मतलब इंटेलिजेंसी या गुप्त चीज़ें है ना? जो शायद जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है। हम जुड़ते नहीं हैं। हुँ। इंटेलिजेंस में चाहे आप कह लो उसमें आप जैसे सीआईडी वाले होते हैं, आर्मी वाले लोग होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस या ब्यूरो टाइप्स ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस समय में इंसान का मन इन इंटेलिजेंस चीज़ों की ओर चला जाता मतलब ये शनि की वज़ह से होता है, शनि और बुध की वज़ह से। है। हाँ, उस दशा ने मुझे ये ज्ञान दिया। अच्छा, बात करें 2025 की, जी। तो सब बोल रहे हैं कि 2025 मंगल का साल है। मंगल का साल है और बोलते जब मंगल आता है तो बहुत उथल-पुथल होती है पूरी दुनिया में और युद्ध जी, होते हैं और एग्रेसिव ग्रह है। जी। तो आप बताएँगे कि 2025 हमारे लिए, हमारे पूरे उसके लिए कैसा रहने वाला है? सर देखिए 2025 को पहले तो हम ये समझिए कि मंगल का समय क्यों कहते हैं, है ना? हाँ जी। जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि 2 + 2 + 5 2025 में पहले 2 आया, फिर 0, फिर 2, फिर 5। अच्छा, 0 को तो 0 ही काउंट करेंगे। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। तो 9 को हम मंगल से रिलेट करते हैं। अब 2025 आ गया, तो ये टोटल 9 हो गया, ये 9 नंबर मंगल को रिप्रेज़ेंट करता है, तो उसको बोलते हैं मंगल का साल। अब ठीक। आगे जाके 10 नंबर चलेगा, 2026 आ जाएगा, हाँ जी, तब सूर्य का दैट साथ इज़ 1 = सूर्य, अच्छा, देन चंद्रमा, 2 नंबर चलेगा। मतलब अब सीरियल वाइज़ चलेंगे इसके बाद। यस, सूर्य, चंद्र, मतलब अब मंगल 9 साल बाद आएँगे फिर से। यस, यस, म मतलब ये न्यूमेरोलॉजी पे ही ज़्यादा यस, यस, यस। अपनी पुरानी वाली बात पे आते हैं कि आपने कहा कि 2025 में मंगल आएँगे, तो कैसा रहेगा 2025? सर देखिए मंगल का मतलब है मांगलिक कार्य। म जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मंगल कार्य हो, चाहे बच्चे हों, चाहे शादी हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, उनको हम मंगल कार्य बोलते हैं कि जब मंगल का समय अच्छा होता है तो मांगलिक कार्य हो। अब क्या होता है कि कुंडली में मंगल नीच का भी होता है, मंगल उच्च का भी होता है, मंगल न्यूट्रल भी होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो नीच के हैं, अब डॉक्टर कैसे पैदा होते हैं? अब के डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है तो आम इंसान किसी की कैंची चला देगा जी? हुँ, ब्लड निकाल देगा? नहीं निकाल सकता। अच्छा, अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो वो कैंची पकड़ के हमारा चीर-फाड़ करता है जी। क्या आप किसी का कैंची पकड़ के चीर-फाड़ कर लोगे? नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। वो कौन करता है? जिसकी कुंडली में मंगल खराब होता है। मंगल खराब होता है, यस, किसी जबकि का खून कैसे निकालोगे? अच्छा, चीर-फाड़ कैसे करोगे? आतंकवादी कैसे बढ़ के गोलियाँ चलाओगे? उनका मंगल खराब होता है। पुलिस वाले कैसे बनते हैं? मतलब ये मेरे पापा का मंगल खराब है। यस, हाँ, इनका मंगल डिफेक्टिव जिनका होता है, उनका मन से पावर होती है कि मैंने ये कर देना है। अच्छा, क्या चंद्रमा जिनका खराब हो, ये लोग डॉक्टर्स बनते हैं, ये लोग एआई में जाते हैं, ये लोग पुलिस वाले बनते हैं, आर्मी वाले, नेवी वाले, क्योंकि ये काम जो कर सकते हैं मंगल और चंद्रमा खराब वाले लोग ही कर सकते खराब वाले। अच्छा, हैं। उच्च वाले तो मिठाई की दुकान भी खोल के बैठ जाएँगे, आग भी मंगल है। अच्छा आग भी मंगल है। जिसने मिठाई की दुकान खोल ली, हुँ, वो भी मंगल बढ़िया वाला है। मतलब हर ग्रह को कोई ना कोई काम बाँटा हुआ है। हर एक ग्रह को, हर एक चीज़ के कारक है। तो ऐसे ही अब ये मंगल देखिए 4 नंबर राशि में विराजमान है। हालाँकि ये जनवरी से पहले ही 4 नंबर राशि में है। 4 नंबर 2024 से ही नीच राशि में विराजमान है। अब क्या होगा इस दिशा के अंदर कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लोग पुलिस में जाएँगे, कुछ आर्मीज़ में जाएँगे। मतलब मार्च वाले टाइम तक। हाँ, ये मंगल का समय अभी बहुत लंबा चलेगा जी। ये लगभग जून तक चलेगा, मैं आपको टाइम बताता हूँ। अब 25 जनवरी तक मंगल क्या है 4 नंबर राशि में वक्री होके बैठे। वक्री का मतलब होता है कि उल्टी चाल। अब ये अपनी 4 नंबर नीच राशि से उल्टे चलते-चलते अपनी 3 नंबर बुध की राशि में प्रवेश कर जाएँगे। यानी कि उल्टे चलते-चलते मंगल जो अपनी 4 नंबर नीच राशि में बैठे हैं,
ये पीछे वाली राशि 3 नंबर में चले जाएँगे। ये जाएँगे कब? 25 जनवरी से लेके 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल को वापिस ये गोचर करेंगे 4 नंबर चंद्रमा अपनी मंगल की नीच राशि में। अच्छा। फिर 4 अप्रैल से लेके 28/6 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। एक राशि के अंदर मंगल 2 महीने का समय लगा। बट जब वो वक्रिय होके वापिस, वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। तो उल्टी चाल चलते-चलते वो 3 नंबर राशि में 2 महीने विराजमान रहेंगे। वो गोचर 3 नंबर राशि में रहेगा। देन अगेन वो 2 महीने 4 नंबर राशि में आ जाएगा। अब एक समय में वो 2 घरों को इफ़ेक्ट करेंगे और 4 घरों पे दृष्टि हो जाएगी उनकी। नॉर्मली जैसे मंगल 4 नंबर हाउस में बैठ गए हैं तो उनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 4 नंबर, 7 नंबर और 8। जब ग्रह कोई वक्र हो जाता है उसकी दृष्टियाँ फिर 3 से 6 हो गई, क्योंकि उसके पास क्या हुआ, हाउस 1 से डबल हो गया, मतलब डबल हो गया। क्योंकि वो एक ही हाउस में दोबारा से आ रहा है ना, दोबारा तो नहीं आ रहा, मतलब पहले दूसरे में जा रहा है फिर दोबारा से उसी में आ रहा है। हाँ, तो उनकी दृष्टियाँ भी डबल हो गई। तो एक टाइम में मंगल क्या करेंगे, 6 हाउसेस को इफेक्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव करें चाहे वो नेगेटिव करें। मतलब ये दोनों तरफ चलेगा, यस। पॉजिटिव और नेगेटिव। गिरीश जी, तो बात करें राशियों की, जैसे कि आपने बोला कि राशियों पे मंगल अलग-अलग तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। जी, जी। तो आप एक थॉरोली बताओगे कि कौन सी राशि के लिए मंगल किस तरह से इफेक्ट करता है? कि मेष राशि के लिए इस साल ऐसा रहने वाला है, मतलब 12 राशियों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, एक ब्रीफ में बता दो। ठाकुर जी, ये जैसे आप मंगल की बात कर रहे हैं कि मंगल कैसा रहने वाला है, हाँ जी। तो सर हर राशि के लिए ये अलग-अलग गोचर है, अलग-अलग हाउस के अंदर गोचर है। तो हम वन बाय वन मीन राशि से लेके मेष राशि तक बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन राशि के ऊपर। हाँ जी। मीन राशि से चलते हुए हम चलेंगे मेष राशि तक। ठीक है। तो देखिए, मीन राशि के अंदर ये गोचर कर रहे हैं 5th हाउस के अंदर। तो अभी तो वो नीच राशि में विराजमान है। यहाँ से उनकी दृष्टि जा रही है अपने 11th हाउस के ऊपर, जहाँ पे वो उच्च की हो जाती है। 11th हाउस हमारे इनकम हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और 5th हाउस जहाँ पर वो बैठे हैं, ये बेसिकली सूर्य देव का घर होता है। और चंद्र, इस कुंडली के अंदर 4 नंबर चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा के ये मित्र होते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम, फेम, फेमस, संतान से संबंध तो ठीक रखेंगे आपके। 11th हाउस को दृष्टि देंगे, जहाँ पे वो उच्च की दृष्टि देते हैं आपके इनकम हाउस को, इनकम को बढ़ाएँगे। 8th दृष्टि मैंने बताया आपको पड़ेगी 12th हाउस के ऊपर, जो शनि का घर है। शनि और मंगल पक्के शत्रु होते हैं। और 12th हाउस से हमारी रात की नींद देखी जाती है, बेडरूम का सेक्स देखा जाता है, व्यापार बिज़नेस में लॉसेस होंगे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट रखते हुए अब देखिए 25 जनवरी के बाद मंगल इनके 4th हाउस में विराजमान हो जाएँगे। 5th हाउस से 4th हाउस में शिफ्ट हो जाएँगे। तो 25 जनवरी से लेके 4 अप्रैल तक वक्रीय कंडीशन में वो 4th हाउस में बैठेंगे। अब यहाँ से बैठकर वो अपनी 3 अलग दृष्टियाँ देंगे। पहली दृष्टि देंगे आपके 7th हाउस में, आपकी फैमिली, आपकी पार्टनरशिप, बिज़नेस हाउस। किसी भी तरह की गर्मी, सर्दी, गुस्सा करना आपके लिए नुकसानमंद। बीवी से लड़ाई झगड़ा, बिज़नेस पार्टनर में लड़ाई झगड़ा, गुस्से पे कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। 7th दृष्टि आपके कर्म हाउस के ऊपर, वो गुरु की घर है। और 10th हाउस में मंगल कारक हो जाते हैं, मंगल उच्च के भी हो जाते हैं। तो 10th हाउस में आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी रिस्क ले सकते हैं, पैसे का रिस्क ले सकते हैं। और 8th दृष्टि आपके लगन के ऊपर जाएगी इनकी। 7th और 8th 11th हाउस में जाएगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये आपके धन भाव का घर है। यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं। मंगल आपकी इनकम हाउस के लिए कई तरह के साधन बनाएँगे, आप पैसे का रिस्क ले सकते हैं, काम को बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये 2 हाउसेज़ में मंगल ने लगभग देखिए 6 महीने, अब 4 अप्रैल से लेके 28/6 तक वापस फिर वो 5th हाउस में आ जाएँगे। एक ही राशि के लिए देखिए वो 6 महीने अलग-अलग तरह से गोचर कर रहे हैं, तो अलग-अलग तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी प्रेजेंट सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव 11th हाउस में विराजमान है। 11th हाउस 10th नंबर हाउस होता है। यहाँ पे सूर्यदेव 13 जनवरी या 14 जनवरी को विराजमान होते हैं और मकर संक्रांति होती है। 11th हाउस में सूर्यदेव ही कारक हो जाते हैं और धन भाग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और अपने ही हाउस पे दृष्टि देते हैं। तो यहाँ बैठ के सूर्यदेव आपके लिए बहुत पॉजिटिव फल करने वाले हैं। सूर्यदेव को हम राजा समझते हैं सर, सूर्यदेव राजा ही होते हैं और सूर्यदेव की तरह ही आपको अपनी सोच, अपने समय का शेड्यूल बना के रखेंगे। तो सूर्यदेव यहाँ पे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और यहाँ बैठकर आपको वेज के साथ नॉन वेज और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए जितने दिन सूर्यदेव इस राशि के अंदर विराजमान है।
मतलब मीन राशि के लिए ये वाला साल बढ़िया एवरेज सा रहने वाला है। सर देखिए, अभी ये बात हम करेंगे लगभग मई और जून तक, क्योंकि क्या होगा कि मई के अंदर राहु की भी जो स्थिति है वो चेंज होगी और गुरु की भी जो स्थिति है वो अपनी-अपनी राशियों में राशि परिवर्तन करेंगे। आप समझ रहे हैं बात? ये समय कुल मिलाकर अच्छा है उनके लिए, कोई बुरा समय नहीं है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मगर अगर हम बात करें शनिदेव की साढ़े साती, तो अभी वो साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पैसा, बिज़नेस, फैमिली ये ऑलमोस्ट सब चीज़ें रिस्क फैक्टर पे लग जाती हैं। जब शनि की साढ़े साती चलती है, चाहे वो आपकी कुंडली में कारक हो, चाहे वो ना कारक हो, जब वो 12th हाउस में आते हैं तो आपके पैसे का लॉस श्योर होता है, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे चोरी से हो, कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए, पैसा कहीं फँस जाए, तो ये शनिदेव की पहली साढ़े साती का चरण जो चलेगा ये मार्च 2025 तक चलेगा और मीन राशि में सेकंड फेज़ लग जाएगा अप्रैल 2025 में। तो शनिदेव आपके लगन में गोचर करेंगे, तो यहाँ बैठकर सबसे पहले वो आपके 7th हाउस, आपके फैमिली हाउस की दृष्टि देंगे, जिसमें आपकी अपनी बीवी के साथ कुछ ना कुछ मतभेद, छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े, ये चीज़ें चलेंगी और आपके बिज़नेस में आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ मतभेद होने की संभावना है। थर्ड दृष्टि पड़ेगी आपके थर्ड हाउस के ऊपर, जो कि आपके कम्युनिकेशन, सोशल सर्कल का हाउस होता है, ये डैमेज होगा। 10th दृष्टि पड़ेगी कर्म के ऊपर, जो आपके बिज़नेस नेम फेम को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये डेफ़िनिटली सर साढ़े सात ही इफ़ेक्ट करती है, हम जितना मर्ज़ी कह लें कि साढ़े साती में मेरे शनि ऐसे हैं, मेरे वैसे हैं, तो ये डेफ़िनिटली इफ़ेक्ट करती है। तो शनिदेव मतलब आपका मानना यही है कि आप ये इस तरह से बोल रहे हो कि अगर साढ़े साती लगी है, बेशक उनका शनि अच्छा हो, यस, यस। पर वो अपना असर ज़रूर ज दिखाएँगे। मतलब ज़रूर। शनि दुःख तो देगा ही देगा ओवरऑल, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो सर नीच हम का हो, चाहे जन्म उच्च का कुंडली में हो। शनिदेव हैं ही दुःख के कारक। अच्छा, तो ओवरऑल मीन राशि का साल ठीक-ठीक रहने वाला है। सर साल सबका बढ़िया जाए, भगवान करे मंगल का समय सबके लिए नहीं, फिर मंगल भी हो। मीन राशि वालों के लिए आपने अप्रैल तक बताया ना, उससे आगे कैसा रहने वाला है? सर देखिए मीन राशि के लिए बढ़िया समय जाएगा जून के बाद, क्योंकि जब गुरुदेव का गोचर, अभी गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर होगा फोर्थ हाउस के अंदर। तो फोर्थ हाउस में गुरु कारक हो जाता है, गुरु उच्च के हो जाते हैं। फोर्थ हाउस से हम गाड़ी, बंगला, मकान, ऐश्वर्य, नौकर-चाकर, ये सब हम फोर्थ हाउस से दिख रहे हैं। तो मई के बाद गुरु का गोचर इनके लिए फोर्थ हाउस में हो जाएगा, जो कि 1.5 साल लगभग गुरुदेव फोर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे, जो कि मीन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया और यूनिक टाइम होगा। तो कुल मिलाकर ये समय मीन राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के लिए अभी तो समय बहुत बढ़िया ही चल रहा है, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान है, लगन में विराजमान है और यहाँ पर शनिदेव शश नाम का राजयोग विराजमान करते हैं। जो शश नाम का राजयोग होता है वो शनिदेव जब अपनी ही राशि के अंदर केंद्र के अंदर विराजमान होते हैं, उसको बोलते हैं शश नाम का राजयोग, जो कि पिछले 1 साल से कुंभ राशि वाले एन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी आने वाला समय मार्च तक शनिदेव इसी राशि के अंदर विराजमान रहेंगे। देन अप्रैल के अंदर 12th नंबर राशि के अंदर वो गोचर करेंगे, जो कि थर्ड फेज़ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हालाँकि थर्ड फेज़ में शनिदेव देते तो बड़ा कुछ है, वो देते तब है जब वो जाने का अंतिम समय आता जाते-जाते देते है, हैं मतलब। जाते-जाते। अब 2.5 साल देखिए अब यहीं पे रहेंगे, ये तो है नहीं 2.5 साल वो धन ही देंगे, धन हाउस है। तो कई तरह की मुश्किलें भी आती हैं, उतार-चढ़ाव भी आते हैं, यहाँ से उनकी जो पहली दृष्टि है वो हमारे सुख हाउस पे जाती है। अब सुख हाउस में उनकी जो राशि आएगी वो मित्र की शुक्र की राशि आती है, बट दृष्टि जो शनिदेव की है वो वहाँ पे, जैसे ये मदर का हाउस है तो मदर से रिलेशन खराब हो जाएँगे, मदर की हेल्थ खराब होगी। तो ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में समस्याएँ देगी, हालाँकि शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है, उनके सुखों में कभी कम आने की संभावना है। कि हम कहें कि गाड़ी, बंगला ये वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, खत्म नहीं होंगी। थोड़ा-मोटा दुःख तो ज़रूर आएगा, बट बेसिकली सिर्फ़ मदर के साथ उनके रिलेशन खराब होंगे। 7th हाउस से वो दृष्टि देंगे हमारे 8th हाउस के ऊपर और 10th हाउस से दृष्टि देंगे 11th हाउस के ऊपर। तो कुल मिलाकर शनिदेव का समय भी उनके लिए अच्छा ही जाएगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। प्रेज़ेंट में देखिए सूर्य 10th नंबर राशि में, अब 12th नंबर हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे सूर्यदेव का गोचर इतना बढ़िया नहीं होता 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस के अंदर बेसिकली वो किसी भी तरह की सरकारी समस्याएँ, सरकार से जुड़ी हुई समस्याएँ, कोर्ट से जुड़ी हुई समस्याएँ,
हमारे लेफ्ट आइज में जुड़ी हुई समस्याएं, हमारे रात की नींद, फादर से रिलेशन, ये हमारे सूर्यदेव यहाँ पे खराब कर देते हैं। तो सूर्यदेव का गोचर इतना बढ़िया नहीं है, बट हालांकि ये 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक का ही गोचर है। देन सूर्यदेव इनके भी लगन में आ जाएंगे। लगन में सूर्यदेव कारक होते हैं, उच्च के होते हैं। तो कुल मिलाकर 13 फरवरी से लेके जो समय और चलेगा सूर्यदेव को और भी बढ़िया और पॉजिटिव चलेगा। तो गुरुदेव की बात करें, प्रेजेंट गुरुदेव इनके 4th हाउस में विराजमान, इनके लिए हर तरह की गाड़ी बंगला सुख गुरुदेव ने दिया है। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है इनके लिए समय। आने वाला समय भी इनके लिए बढ़िया ही चलेगा। मई के बाद गुरु का जो गोचर होगा वो 5th हाउस, 5th हाउस गुरु का गोचर बहुत बढ़िया होता है। यहाँ बैठकर वो अपने भाग्य में दृष्टि देते हैं, भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं। 11th हाउस जो आपके इनकम का हाउस, इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे। और देन लगन के ऊपर दृष्टि, लगन पर दृष्टि का मतलब कि आपका ध्यान गुरु की ओर, अच्छे कर्मों की ओर, मंदिर गुरुद्वारे जाना है, भगवान की पूजा करनी है, आपको धार्मिक बनाना है। तो ये गुरुदेव आपकी दृष्टि समझ से आपके लगन पर देंगे, जिससे कि आप भगवान से जुड़े रहें और कुछ यात्राओं का भी योग बनने का साधन है। और लास्ट में हम बात करते हैं राहु महाराज। अब राहु महाराज जो 2nd हाउस में बैठकर इनका नुकसान कर रहे थे, आने वाले समय में मई के बाद वो लगन में गोचर करेंगे। शनिदेव की राशि के अंदर उनकी मित्र की प्रिय राशि है। यहाँ बैठकर सिर्फ वो एक जातकों को क्या करते हैं कि भ्रम में डाले रखते हैं कि मुझे ये सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, ये है, वो है। तो उस इल्यूजन में ना पढ़कर अगर आप अच्छे कामों के साथ, देखिए धर्म त्रिकोण की राशि होती है, धर्म त्रिकोण का घर भी होता है। गुरु के साथ जुड़े रहेंगे तो राहु आपका पॉजिटिव रहेगा। राहु आपके संतान, जो पहली दृष्टि वो संतान के घर पे देगा, संतान से संबंध भी अच्छे रहेंगे। सेकंड दृष्टि होगी आपके फैमिली हाउस, बिजनेस के ऊपर, बिजनेस टूर्स के ऊपर। और तीसरी दृष्टि आपके भाग्य। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी सर आने वाले समय के लिए। थोड़ा सा समय जो खराब चलेगा वो मंगल महाराज का खराब चल रहा है और चलेगा। देखिए 6th हाउस में मंगल कारक हो जाते हैं। 6th हाउस से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं। जब यहाँ पे बैठते हैं वो किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मसले नहीं हल होते, गुप्त शत्रु भी जा जाते हैं, रात की नींद भी खराब हो जाती है, बेडरूम भी खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखते हुए मंगल देव के उपाय करने हैं। कुछ चीज़ें उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊँगा। तो अभी देखिए मंगल का गोचर यहाँ पे 25 जनवरी तक रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले ध्यान से समझिए इस बात को कि 25 जनवरी के बाद मंगल देव का जो गोचर होगा वो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 4 अप्रैल तक वो जो गोचर करेंगे वो 5th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस का गोचर इतना बुरा भी नहीं होता और इतना अच्छा भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों का ये साल भी ठीक ही जाएगा। प्रभु की कृपा से मंगल भी बढ़िया काम करेंगे। मतलब ओवरऑल जो कुंभ राशि ठीक वो है। बढ़िया रहेगी। ओवरऑल कुंभ राशि वालों का समय भी बढ़िया है। मतलब 2 राशियाँ मीन और कुंभ दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया जाएंगी, मंगल भी अब बढ़िया है। चलते हैं नेक्स्ट राशि पे। नेक्स्ट राशि है हमारे पास मकर राशि। मकर राशि, देखिए मकर राशि वाले बेचारे पिछले 2.5 साल, पौने 3 साल से काफी कष्ट में हैं और अभी भी काफी कष्ट में हैं। कुछ लोग उनसे ऐसा मतलब इस साल भी वो कष्ट में रहेंगे? इस साल तो कष्ट में पूरा नहीं रहेंगे सर। आने वाले मार्च या अप्रैल से आप लगा लीजिए कि उन पे जो इतना दुख वाला समय था वो बदल जाएगा। अच्छा आने की पूरी उम्मीद है। मगर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सूर्यदेव के लगन में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य का जो गोचर होता है वो लगन में सूर्यदेव कारक ज़रूर हो जाते हैं। सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। सूर्यदेव के हिसाब से ही आपको अपनी ज़िंदगी का समय, सुबह-सुबह जल्दी उठना, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, धर्म करना, अच्छे काम करना। सूर्यदेव इन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं कि गरीबों की हेल्प करो, अच्छे कार्य करो, अच्छी सोच बनाओ। तो यहाँ पर सूर्यदेव बड़ा कुछ देते हैं। शनिदेव जो है वो 11 नंबर राशि में 2nd हाउस में गोचर में है। तो यहाँ पे वो मार्च तक विराजमान रहेंगे। जो भी पैसे को लेकर समस्याएँ, संतान को लेकर, फैमिली को लेकर, ये समस्याएँ इनके यहाँ पे 3rd हाउस में शिफ्ट होने से 2.5 साल के लिए ये समस्याएँ इनकी ज़िंदगी में खत्म होने की पूरी-पूरी संभावना है। देखिए कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी जन्म कुंडली में आपकी कौन-सी महादशा चल रही है। तो ये नहीं हम कह सकते कि सारा कुछ शनिदेव ही कर रहे हैं या शनिदेव ही करेंगे। डिपेंड करता है कि आप पे कौन-सी महादशा लगी है। शनि की लगी है, मंगल की लगी है, सूर्य की लगी है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं कि नहीं है, मंगल अच्छे हैं कि नहीं है। देखिए उन महादशाओं पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो फिर वापस से चलते हैं मकर राशि पे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2nd हाउस में शनिदेव बैठ के विस्तार करते हैं।
तो धन का विस्तार करते हैं, तो अभी हो सकता है सर कुछ ऐसे इंसान हो जो वाक़ई में करोड़पति बन गए होंगे, अभी स्टार्टिंग में ही, साल बन के गए होंगे। स्टार्टिंग में। यस, क्योंकि अगर जिनकी महादशा बढ़िया चल रही है, तो शनिदेव ने तो इस कुंडली में बैठ के इस हाउस में धन देना ही देना है। तो डिपेंड्स अपॉन कि हमारी कौन-सी दशा, कौन-सा समय चल रहा है, क्या वो ग्रह हमारी कुंडली में हमें धन देने के लिए बाध्य है, तो आप समझिए कि यहाँ पे बहुत पैसा मकर राशि वाले कमा चुके हैं। बट वो कितने परसेंट मकर राशि वाले हैं, 1% है कि 10% है, इट गॉड नोज़। बट ये नो डाउट कि शनिदेव यहाँ बैठकर बढ़िया नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, बढ़िया ही करते हैं और धन की बारिश साल के स्टार्टिंग में मतलब शनिदेव ने सर कर पैसा रहे हैं दे वो दिया। पिछले 1.5-2 साल से यहाँ से जब से वो बैठे हैं, जितना कि मैं शनिदेव को स्टडी करता हूँ, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे ठीक चल रहे हैं। तो अब गुरु की जो गोचर हो रहा है वो 5th हाउस में बढ़िया गोचर है, यहाँ बैठकर वो संतान के संबंध, रोमांस के संबंध, शादी से जुड़े हुए कार्य यहाँ बैठकर सारे हल होते हैं। मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी हो जाएगी मकर राशि वालों। हाँ, बढ़िया समय चल रहा है सर, गुरु हुँ। का गोचर बढ़िया होता है। बैठे भी वो शुक्र की राशि में है, तो ये प्लेज़ेंट बढ़िया समय है उनके लिए। 9th दृष्टि वो लगन पर दृष्टि का मतलब है कि बंदा धार्मिक रहता है, गुरु से जुड़ा रहता है, अच्छे कार्य करता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि भाग्य में भी वृद्धि करते हैं, धन के कारक हैं, तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी बढ़िया, भाग्य के लिए भी बढ़िया, लगन के लिए भी बढ़िया गुरु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। हाँ जी। राहु का गोचर 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में राहु को हमेशा ही कारक बोला जाता है, 3rd हाउस में राहु हमेशा ही बढ़िया रिज़ल्ट करते हैं। देखिए यहाँ बैठकर सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट्स आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, डेफ़िनिटली वृद्धि करते हैं। कॉन्टैक्ट्स में, कम्युनिकेशन में वृद्धि करते हैं। आपकी 11th हाउस पे दृष्टि देते हैं, आपके धन में वृद्धि का साधन बनाते हैं। ये नहीं कि सर वो घर बैठे-बैठे पैसा देंगे। मतलब काम साधन बनाना, करते हैं। सोर्सेज़ बनाना, ये उनके काम है। यहाँ पर बैठ के वो कहते हैं आप पॉलिटिकल लाइन में जाओ, मैं आपके साथ हूँ, झूठ बोल लो, सच बोल लो, मैं आपके साथ हूँ। तो 3rd हाउस में राहु इतने अच्छे रिज़ल्ट करते हैं, बट डिपेंड करता है, बात फिर वहीं पे आएगी कि दशा क्या चल रही है। तो वो दशा मंगल की चल रही हो, अब राहु 3rd हाउस में प्रेज़ेंट, तो वो दोनों ही शत्रु हैं सर। मंगल अपना कार्य करेगा, राहु अपना कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर तो समय मकर राशि का सर बढ़िया ही आ गया है और बढ़िया ही चलेगा। आने वाले कोई भी दो राय नहीं है। पूरे साल मकर राशि का, बढ़िया समय चलेगा सर, 2 साल के लिए बढ़िया चलेगा। मकर राशि वालों के मज़े ही मज़े हैं। मज़े अच्छे दिन आएँगे सर। पिछले साढ़े 7-8 साल से मकर राशि वाला है। स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी। Excess of struggle, excess loss of money, excess loss of maybe business, financial, maybe including family as well. बट अब ये शनिदेव ज़रूर उनके लिए पॉज़िटिव ही करेंगे। तो अब हम बात करेंगे चंद्रमा कुंडली के हिसाब से धनु और लगन के साथ। धनु राशि हो, धनु लगन हो, है ना? तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए बुध ग्रह जो है वो लगन में विराजमान है। तो लगन के बुध को हम इतने बढ़िया नहीं मानते, क्योंकि पहला हाउस जो होता है वो मंगल का हाउस होता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो फर्स्ट हाउस होता है वो मंगल का होता है। मंगल और बुध अति शत्रु हैं। मंगल को हम बोलते हैं रेड कलर, बुध को बोलते हैं ग्रीन कलर। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज़हर ब्लैक बन जाता है, इसलिए फर्स्ट हाउस में बुध का गोचर इतना बढ़िया नहीं माना जाता और 9 नंबर हाउस में बुध गुरु के साथ शत्रु वाला विहार करते हैं। हालाँकि बुध को हम वाणी बोलते हैं। बुध जिनके फर्स्ट हाउस में होता है वो बंदे हँसमुख होते हैं, हँसने वाले होते हैं, बातचीत करने वाले होते हैं, बुद्धि से तेज़ होते हैं। तो सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान है, तो सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर इतना बढ़िया नहीं होता, बट सूर्य सेकंड हाउस में धन हाउस के लिए अच्छे होते हैं। और शनि इनके 3rd हाउस में विराजमान है। 3rd हाउस में शनिदेव का गोचर बहुत बढ़िया होता है और धनु राशि से साढ़े साती खत्म भी हो चुकी है। तो यहाँ पे शनिदेव का गोचर बहुत बढ़िया है और उनके साथ शुक्र देव भी विराजमान है। तो शनि और शुक्र मिलके एक ब्रांड, जिसको हम बोलते हैं ना, एक ब्रांड पैदा करते हैं। तो 3rd हाउस में शनिदेव की पोजीशन बहुत बढ़िया है, भाग्य स्थान को प्रबल करते हैं, उचित करते हैं। और 10th हाउस में दृष्टि को वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हाउसेस के लिए, फॉरेन ट्रेवल्स के लिए, बिजनेस टूर्स के लिए भी रेफर कर सकते हैं। इनके लिए बढ़िया गोचर होता है शनिदेव का। यहाँ पर किसी भी तरह की बाहर जाने की प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बट गुरु जो है इनके 6ठे भाव में विराजमान है शुक्र की राशि के अंदर। देखिए 6th हाउस में गुरु जो होते हैं वो डेफिनिटली ये रोग, ऋण और शत्रु का हाउस होता है। तो यहाँ गुरु के बैठने से कुछ ना कुछ आपके अनचाहे शत्रु, अनचाहे दोस्त भी शत्रु बन जाते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये उभर के ज़रूर सामने आता है कि रोग, ऋण और शत्रु कर्जा लेने में भी गुरु यहाँ पे आपकी सपोर्ट करते हैं।
तो कर्जे का मतलब कई लोग इसको पॉज़िटिव भी लेते हैं, कोई नेगेटिव भी लेते हैं। अब व्यापार में पैसा लगाओगे तो उसकी तो वापसी है। पॉज़िटिव है। अगर आप उसको शुक्र के कार्य में खर्च कर दोगे तो कर्जा। मतलब ज़्यादा लायबिलिटी। अब क्योंकि गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, 6th हाउस कर्जे का होता है। तो गुरु आपको कर्जा लेने में, इन्वेस्टमेंट करने में तो सहायता करते हैं, बट डिपेंड्स कि आपकी नेचर, आपकी ऊर्जा उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। तो गुरु का गोचर इतना बढ़िया नहीं है, बट आने वाले समय में गुरु का गोचर बढ़िया हो जाएगा। मई में ये 7th हाउस में आ जाएँगे, तो लगन पे भी दृष्टि देंगे, तो आपके अंदर धार्मिक गुण, प्रभु से जुड़ने वाले गुण, ये सारे वो विराजमान कर देंगे। तो 7th हाउस में वो अप्रॉक्सिमेटली मई में गुरु का गोचर हो जाएगा। तो अभी ये मंगल इनके 8th हाउस में विराजमान है। हुँ। थोड़ा-सा मंगल से इनको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठकर किसी भी तरह के आपके गुप्त अंगों में परेशानी दे सकते हैं, कोई चर्म रोग दे सकते हैं, कोई पाइल्स की समस्या दे सकते हैं। देखिए, जब ये केतु के साथ संपर्क करते हैं, अभी केतु महाराज जैसे ये 10th हाउस में बैठे हैं, ये आपके बिज़नेस प्रोफ़ेशन के लिए इतने बढ़िया नहीं होते, क्योंकि केतु महाराज का काम है चलना। ये आपको एक जगह से दूसरी जगह के लिए डिटैच करते हैं कि यहाँ पे छोड़ यार, एक काम किया आधा-अधूरा, इसको छोड़ा, किसी और जगह पे चलते हैं, किसी और काम में चलते हैं, मन नहीं लग रहा, तो वेस्टेज ऑफ मनी। तो यहाँ पे केतु महाराज की जो पोज़ीशन है, ये लगभग मई तक रहेगी। उसके बाद केतु महाराज की पोज़ीशन 9th हाउस में गुरु के घर में हो जाएगी। तो ये गोचर बढ़िया रहेगा केतु महाराज का भी। तो कुल मिलाकर धनु राशि के अंदर अभी समय बहुत बढ़िया है, कोई 7.5 नहीं है, कोई ढैया नहीं है, कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो ज़्यादा आपको लॉस कर रहा है या आपकी बिज़नेस को या आपकी लाइफ़ को सेटल ना होने दे। तो कुल मिलाकर धनु राशि के लिए समय बढ़िया है। अगर वो करना चाहें तो अभी मंगल के उनको उपाय करने चाहिए। मंगल अभी 8th हाउस में बैठे हैं, जो कि थोड़ी-सी खराब पोज़ीशन में है। नेक्स्ट वीक 25 ऑफ जनवरी को वो 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो 7th हाउस में गोचर करने से क्या होगा कि उनकी फैमिली लाइफ में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस, लगन पे दृष्टि होने से मन में गुस्सा, उतावलापन, जल्दी। तो ये चीज़ें अपने आप पे आपको कंट्रोल करनी है कि मन में गुस्सा और जल्दीबाज़ी ऐसे काम नहीं करने। तो मंगल देव के लिए आप चाहे उनको चोला एवरी ट्यूसडे केसर का तिलक और साथ में इनका एक झंडा और हनुमान जी को। हनुमान जी को। तो ये चोला आप उनको एवरी ट्यूसडे, जब तक ये मंगल देव का गोचर रहेगा, ये लगभग 25 जनवरी से 4 अप्रैल तक, तो इसमें लगभग 10 एक मंगलवार आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एवरी ट्यूसडे अगर पॉसिबल हो तो मंगल देव को चोला चढ़ाएं। पीला प्रसाद उनके मंदिर में चढ़ाकर वो सारा का सारा बांट देना है, वो प्रसाद खुद नहीं खाना। मतलब देखा जाए ना तो ओवरऑल जितनी भी राशियाँ हैं वो मार्च मई तक थोड़ी-सी इफेक्टिव है हाँ, उसके बाद सब ठीक होता जा रहा है। सर। वो रीजन सिर्फ मंगल के कारण थे कि वो नीच के थे, हुँ। बट 2 महीने जैसे मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी से 4 अप्रैल वो राशि परिवर्तन तो कर रहे हैं वक्री होकर। तो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन तो ज़रूर आएगा कि वो नीच राशि से बाहर आए। बट उसके बाद 4 अप्रैल से लेके देन अगेन 1 जून तक वो नीच राशि में है, फिर भी नीच में ही फिर भी नीच में पर रहेंगे। उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगे। तो इसलिए ये थोड़ा-सा क्रिटिकल ज़रूर है, क्योंकि मंगल को सर हम बोलते हैं ब्लड का कारक, ब्लड का। लड़ाई-झगड़े का कारक, चाकू-छुरी का कारक। अब अमेरिका में वार चल रही है, अमेरिका में आग लगी हुई है। वो क्या है आग ये लगी है, आग का कारक भी मंगल है? सर, अग्नि मंगल है। हाँ। मंगल से कितने लोग मरे, ब्लड का कारक मंगल। मतलब इस साल अमेरिका में आग लगी है, मतलब काफ़ी जगह ऐसा हो सकता है कि आग लगी। काफ़ी जगह हो सकती है सर। हमारे हिमाचल में भी तो काफ़ी आग लगी है, कभी कोई तांदी गाँव में आग लगी है, सर वो आग रोडू में देखिए गाँव में आग कंट्रोल लगी। हो गई 1 दिन बाद, 2 हाँ। दिन बाद, कुछ घंटों बाद। अब अमेरिका जैसी कंट्री से आग कितनी कंट्रोल ना हो, डेवलप्ड कंट्री है। पता नहीं कौन-कौन से सॉल्यूशन उन्होंने कर दिए उस आग के लिए। बट ये नेचुरल है। मतलब ये होगा ही होगा। ये भगवान, ये प्रकृति, ये नेचर का सर फाइट है। नेचर अपना बदला तो लेगी ही। बदलाव तो नहीं कि जब आप नेचर से हिल-जुल करोगे, तो मंगल का समय आया तो भगवान ने मंगल के रूप में नेचुरल सोर्सेज़ पैदा किए। मतलब इस साल आग ज़्यादा लगेगी तो कोई ओवरऑल। बात नहीं, ये समय देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया ना 25th जनवरी के बाद ये डेफिनिटली कंट्रोल हो जाएगा। चाहे 26 को हो जाए, 27 को हो जाए, 28 को हो जाए, ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। 25 जनवरी के बाद जी, ठीक ठीक होने लग हो जाएगा। जाएँगे हालात। तो धनु राशि कुल मिलाकर हम बात करें तो सब कुछ बढ़िया है, अगर हम मंगल के उपाय करें जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप कर्ज़े से परेशान हो रहे हैं तो वो भी इसी के लिए आपको छोटा-सा काम करना पड़ेगा। एक माचिस की डिब्बी ले लेनी है आपने, ₹1 की आ जाएगी, ₹2 की आ जाए, और एक ₹5 का उनका केसरी सिंदूर ले लेना है।
तो क्या करना है आपने ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर माचिस की डिब्बी और केसर के सिंदूर का पैकेट हनुमान जी के चरणों में रख देना है। कोई बातचीत नहीं करने की ज़रूरत, कोई क्षमा नहीं माँगना। उनके चरणों में रख के उल्टे पैर जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है। आप 7 ट्यूसडे रेमेडीज़ को कंटिन्यूअस करिए, किसी को बताना नहीं। ज़्यादा महँगा उपाय भी नहीं है अगर कोई कर ले तो। सर ₹1 की माचिस, 5 ₹5 का सिंदूर सिक्का। का पैकेट। 2 चीज़ें आपने हनुमान जी को चढ़ानी शुरू कर देनी। ट्यूसडे की ट्यूसडे, किसी को बताना नहीं, वहाँ जाके किसी से बोलना नहीं। जैसे गए, चरणों में रखा, वापस आ गए। पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। तो एक ऐसा टोटका है, ऐसा उपाय है सस्ता और सुंदर। तो 7 वीक्स के बाद आप देख लेना कि आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। करना कंटिन्यूअस, अगर ये टूट गया तो अगेन स्टार्ट कर दीजिए। कोई बात नहीं, तो फिर दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक बार 7 बार कर लीजिए, उसके यस। बाद ज़िंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की ओर। देखिए अब ये मंगल की राशि 8 नंबर, ये वृश्चिक राशि है सर। ये गुप्त विद्याओं को, गुप्त अंगों को दर्शाती है, ये राशि। ये राशि। एआई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गुप्त विद्याएँ जितनी भी होती हैं वो 8 नंबर राशि मंगल की राशि से देखी जाती गुप्त है। आपका मतलब जो सर गुप्त सीक्रेट मतलब जैसे सीक्रेट सर्विसेज भी इसी में ही आती यस, है? यस, सीक्रेट एवरीथिंग। जो भी सीक्रेट पार्ट्स हैं, सीक्रेट लैंग्वेजेस हैं, सीक्रेट बॉडीज़ हैं, सीक्रेट स्टडीज़ हैं, तंत्र-मंत्र सब इसी राशि से देखे जाते हैं। अच्छा, जिसकी ये राशि है मतलब वो इस फील्ड में होगा। इसके ऊपर अगर मगर की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए, तो वो ऐसे इंसान ना एवरी टाइम यही इन्वेंशन करने की कोशिश में रहते हैं कि कुछ नया, कुछ इन्वेंट करें। मतलब जो तांत्रिक होते हैं वो भी इस राशि से देखे जाते हैं। क्योंकि वो कलाएँ भी तो गुप्त ही होती है। यस, यस, बिल्कुल तंत्र-मंत्र विद्या सब इसी राशि से जुड़ी हुई है। अच्छा, वो तो लोग इस ज़्यादा रा इस फील्ड में होंगे जिनकी भी सेवा। आप चेक कर लेना जिनका भी लगन वृश्चिक राशि का होगा, तो उनके अंदर ऐसी कोई ना कोई आर्ट ज़रूर होगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्टडी में हो। उनका मन ऐसा लगा रहेगा कि यार मैं ऐसा कुछ करूँ, इसकी खोज करूँ, खोजी बन जाता है। तो इस राशि में बात करें तो मंगल से ही बात करते हैं। देखिए लगन मंगल का है, तो मंगल इनकी कुंडली के अंदर आज जो चंद्रमा की कुंडली है इनकी, इनके 9th हाउस में विराजमान है, भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो कुंडली के योग कारक ग्रह है वो। 3rd हाउस उनका एक्टिवेट, पराक्रम, मेहनत, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पे मंगल देव की दृष्टि है, ये बहुत बढ़िया प्रभाव में है। गुरुदेव जो हैं इनकी कुंडली में 7th हाउस में विराजमान है। इनके लगन के लिए अच्छा है, इनके शरीर के लिए अच्छा है, धर्म भाव के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है गुरु का ग्रह। राहु और केतु, राहु देखिए 5th हाउस में है और केतु 11th हाउस में है। सर केतु यहाँ पे बहुत बढ़िया फल करते हैं 11th हाउस के अंदर। ये हमारे इनकम का हाउस है, पहले भी बताया जैसे कि, बट केतु यहाँ पे बस एक ही चीज़ माँगते हैं कि एक तो आप सच बोलें, नॉन-वेज, अल्कोहल इन चीज़ों से दूर रहें। तो केतु यहाँ पे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट करता है। राहु का गोचर भी 5th हाउस में गुरु के है, ये इतना बढ़िया और इतना पॉजिटिव नहीं होता, बट फिर भी कुछ चीज़ों के लिए अगर संतान की बात करें तो कुछ हद तक संतान से रिलेशन में दिक्कत आती है, तो संतान आपकी बात ना माने, आपसे दूर रहे, ऐसी समस्याएँ कुछ यहाँ पे राहु दे देते हैं। थोड़ी-मोटी पेट की समस्या भी आ जाती है, 5th हाउस सूर्य का होता है और पेट को हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य पे भी इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट यानी कि हमारा दिमाग कुछ पॉजिटिव कामों में चलने की जगह कई बार नेगेटिव कामों में चल पड़ता है, क्योंकि ये हाउस सूर्य का होता है। शनि इनके 4th हाउस में विराजमान है सर, तो शनि इस कुंडली में ना तो कारक होते हैं, तो ना ही नुकसानमंद होते हैं। न्यूट्रल होते हैं मतलब। न्यूट्रल सा काम करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस और 4th हाउस ये शनि को मिला हुआ है। तो 4th हाउस से सुख देखते हैं शनिदेव, यहाँ पे भी शश नाम का राजयोग बनाते हैं। 4th हाउस में विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है, तो यहाँ बैठकर इस वृश्चिक राशि वालों को शनिदेव सब कुछ दे जाते हैं। तो पिछले 2.5 साल से इनका ये समय बढ़िया ही चल रहा है। चलो हालाँकि इनके ऊपर ढैया भी लगा हुआ है। ढैया समझते हैं आप? ढैया 2.5 साल के लिए होता है। जैसे साढ़े 7 साल होती है, तो ढैया 2.5 साल शनि के की लिए, ढैया सुनी है मैंने। शनि की ढैया वो 2.5 साल के लिए होती है। बट यहाँ तो वो शश नाम का राजयोग बना रहे हैं जी। 4th हाउस में मतलब विराजमान शुभदायी है। है यहाँ पे। तो यहाँ पे शनिदेव का रिज़ल्ट बढ़िया होता है, 10th हाउस में दृष्टि देते हैं। तो 10th हाउस उनका अपना होता है, 10th हाउस में वो कारक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों का भी समय सर इतना कोई बढ़िया और इतना नुकसानमंद नहीं है। सिर्फ आप अगर चाहें, इसमें आपने सूर्य बताया कि सूर्य थोड़ा-सा खराब है। अगर किसी का सूर्य खराब हो तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं सर सूर्य का गोचर इस मंथ जो चल रहा है इनका 13 जनवरी से ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य देव 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। उसके बाद ये 4th हाउस में आ जाएँगे।
4th हाउस में आने के बाद ये थोड़ी-सी समस्या पैदा करते हैं, कुछ तो ये हार्ट की समस्या और कुछ मदर के साथ रिलेशन की खराबी। बट अगर हम पैसे की बात करें, धन-धान्य, प्रॉपर्टी, बिज़नेस, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब वर्क के लिए बढ़िया है, बाकी थोड़ा-सा फैमिली इश्यू। पर्सनली ठीक नहीं है। यस, यस, यस। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट राशि पर। अब नेक्स्ट बात राशि करते है हैं तुला राशि। सर तुला राशि शनिदेव की बहुत प्रिय राशि होती है। शनिदेव इस राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि का मतलब होता है जैसे तुला होती है ना, दुकान पे सामान लेने जाते हैं, एक तरफ बट्टा रखा होता है, एक तरफ सामान। वो दोनों का बैलेंस कर देता है ना ये तुला, जिसको कंडा बोलते हैं। हाँ जी, तो तुला राशि का साइन भी कंडा ही होता है। ऐसे ऐसे बैलेंस करती है। बैलेंस करती है। एक तरफ तराजू रख दिया, एक तरफ सामान रख दिया, तो तराजू ने बैलेंस। तो इस राशि के लोग भी ऐसे ही नेचर के होते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, बैलेंस बना के। मतलब किसी से बिगाड़ते नहीं है। तो कैसा रहेगा इस बार का नेचुरल गुण से, ये नेचुरल फैक्ट्स है, नेचुरल गुण इनको भगवान ने दिए हैं। झूठ जबार से ये लोग दूर रहने वाले होते हैं। शनि देव इस कुंडली में सर्वोच्च है। देखिए अब इस कुंडली में अगर बात करें तो शनि देव इनके पंचम हाउस में विराजमान है। कोई साढ़े साती का प्रभाव नहीं है, कोई ढैया का प्रभाव नहीं है। शनिदेव त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण में बैठने के बाद वो दिग्बली होते हैं। तुला राशि के अंदर तो शनिदेव वैसे भी बहुत दिग्बली हो जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ बैठकर सर देखिए तीसरी दृष्टि से उनके 7th हाउस को इफेक्ट जरूर कर रहे हैं। 7th हाउस से हम अपनी वाइफ को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को देखते हैं, तो यहाँ बैठने से थोड़ा सा उनके घर में कुछ कलह क्लेश का माहौल बना रहता होगा, मनमुटाव बना रहता है पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ। बिजनेस लाइफ की बात करें तो बहुत बढ़िया है। बिजनेस टूर्स भी लगाने के कई अवसर मिलेंगे, बाहर के, अंदर बाहर के, मे बी फॉरेन के भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। 7th दृष्टि से वो अपने 11th हाउस को दृष्टि देते हैं। ये हमारे इनकमिंग का हाउस, पैसे का हाउस, व्यापार का हाउस। तो शनिदेव यहाँ पर बैठ के भी बढ़िया दृष्टि से इनके व्यापार को इंक्रीज करते हैं। सिर्फ दृष्टि पड़ेगी उनकी 10th वाली 2nd हाउस के ऊपर, क्योंकि यहाँ बैठकर हो सकता है कि फैमिली में, जॉइंट फैमिली के अंदर कुछ मतभेद जरूर पैदा होंगे। राइट आईज के अंदर इफेक्ट होने की, कुछ चोट लगने की संभावना बनी रह सकती है टिल मार्च तक। तो ओवरऑल तो शनिदेव इस कुंडली में बहुत बढ़िया है। बात करते हैं राहु देव की। राहु देव का भी गोचर बहुत बढ़िया चल रहा है। 6th हाउस के अंदर राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट करते हैं। किसी भी तरह का पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिकल सिस्टम्स, तो यहाँ पे राहु बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा राहु यहाँ पे कहते हैं कि सच से दूर रहो, सच कम बोलो, क्योंकि राहु सच से बहुत दूर है। अच्छा, तो यहाँ पे बैठ के राहु का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। शत्रु हंता दोष, मतलब अगर कोई थोड़ा सा झूठ बोलेगा, वो एक्सेप्ट है ना राहु को, क्योंकि राहु तो चाहता ही यही है। झूठ बोले आदमी, यहाँ बैठ के शत्रु हंता दोष बनाते हैं कि अगर कोई भी आपके शत्रु जागृत होते हैं तो वो आपसे दूर रहता है कि यार इससे युद्ध, लड़ाई झगड़े करने का कोई फायदा नहीं, इससे कोई नहीं जीत सकता। तो 6th हाउस में जो गोचर है ना राहु का, ये बहुत बढ़िया है। तो ये टिल मई 25 तक रहने वाले हैं राहु यहाँ पर। राहु के गोचर में सर बहुत बढ़िया रिजल्ट, शनि के गोचर में बहुत बढ़िया रिजल्ट, सूर्य भी इनकी कुंडली के हिसाब से भी बहुत बढ़िया गोचर में है। अभी भी गोचर में बढ़िया है, नेक्स्ट मंथ भी बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल इनके 10th हाउस में विराजमान है। मंगल देखिए यहाँ पे कारक भी हो जाते हैं और उच्च के भी हो जाते हैं। सूर्य वाले हाउस। यस, 10th नंबर हाउस में। बट अनफॉर्चुनेटली क्या वो अपनी नीच की राशि में बैठे, लग्नेश के शत्रु होते हैं शुक्र के वो, तो यहाँ बैठकर वो इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं करेंगे जितने इनको करने चाहिए। सबसे पहले तो उनकी मदर के साथ रिलेशंस खराब, मदर की हेल्थ में इशू, और कुछ ना कुछ उनके सुखों में भी कमी आएगी। ये टिल रहेंगी। अभी तो 25 जनवरी तक मंगल इसी भाव के अंदर विराजमान। तो मंगल के कुछ उपाय कीजिए, मंगल का दान पुण्य कीजिए। मंगल के लिए आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको हर कोशिश कीजिए कि एवरी ट्यूसडे या एवरी सैटरडे, टिल जब तक वो इस राशि में नीच के विराजमान है, तो मंगल देव को चोला चढ़ाइए, उनके लिए मिठाई का दान कीजिए। कुछ अगर हो सके तो जल प्रवाह में गुड़ वाली रेवड़ियाँ आती हैं, एक चीनी वाली आती है ना, तो कोशिश कीजिए अगर गुड़ वाली रेवड़ियाँ मिल जाए तो थोड़ी सी वो जल प्रवाह करनी शुरू कर दें। तो मंगलवार और शनिवार ये 2 उपाय वो करें जरूर। तो कुल मिलाकर अभी इस राशि में सब कुछ सर बढ़िया चलने वाला है। किसी को कोई खास परेशानी हो तो वो कंसल्ट कर सकता है, अदरवाइज तुला राशि ओवरऑल मैंने ध्यान दिया, थोड़ा सा सिर्फ गुस्से पे इनको कंट्रोल रखना ठीक ही पड़ेगा। है, मतलब और राशि से बेस्ट है ये तुला राशि। हाँ सर, देखिए जिसमें शनि का ढैया नहीं है, शनि का कुछ नहीं है, गोचर भी बढ़िया है। देखिए सूर्यदेव का गोचर भी बढ़िया है, राहु का गोचर भी बढ़िया है, सिर्फ मंगल थोड़े से खराब है, अदरवाइज तो सब ग्रहों के गोचर सही है। पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले बल्ले 2025 में बल्ले बल्ले ही रहेगी। तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट राशि की। सर देखिए 6 नंबर राशि ये बुध महाराज की राशि है, बुध की राशि। बुध की राशि।
इसको कन्या राशि बोलते हैं, कन्या, 2 कन्याएँ की इसका साइन बोर्ड होता है। तो इस राशि से हम देखते हैं इंसान के रोग, ऋण, शत्रु, सबसे पहले तो ये देखा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु, ये बुध की राशि होती है, बुध स्किन के मालिक होते हैं। ऐसी राशि वालों को ना अक्सर स्किन की कोई ना कोई डिसीज़, छोटी-मोटी, बड़ी, जैसे कोई फुलवैरी हो गई, कोई स्किन रिलेटेड समस्याएँ ऐसी जातकों को लगी रहती हैं। किसी को लंबे समय के लिए, किसी को छोटे समय के लिए, अक्सर लगी रहती हैं। ये लोग हर तरह के कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी क्विज़ आ जाए, कॉन्टेस्ट आ जाए, कोई भी एग्ज़ाम्स आ जाएँ, कोई भी तरह की समस्या नहीं है लोगों को, ये हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी मतलब स्टडी से रिलेटेड, कोई करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ये समस्याएँ, ये नहीं कि कोई युद्ध में जाके लड़ना है। बुध मतलब बहादुर लोग। बहादुर इन द सेंस, इन द बुद्धि में, हाँ, बुद्धि में। ताकत तेज। बाजुओं में नहीं, अच्छा। दिमाग में या बुद्धि में होगी। तो ये इस राशि वाले लोगों के अंदर सर एक स्पेशल गुण ये बुध महाराज का दिया होता है कि एवरी काइंड ऑफ टेस्ट या एग्जाम्स के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। किसी भी तरह की ऐसी इश्यूज नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए प्रेजेंट में शनि देव इनके, हम सबसे पहले शनि से ही शुरू करेंगे। शनि देव देखिए 6th हाउस में विराजमान, कोई ढैया नहीं है, कोई साक्षाती नहीं है। शनिदेव अपनी राशि में 6th हाउस में गोचर कर, 6th हाउस में शनिदेव का गोचर बहुत बढ़िया, हर काम के लिए शत्रु बनता। शनि के बैठे सर किसी भी तरह का कोई शत्रु आपके सामने टिकता नहीं है, किसी भी तरह का। देखिए अब शनिदेव जैसे 6th हाउस की बात कर रहे हैं ना, ये 6th हाउस में जैसे बैठते हैं, बात करते हैं कि विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव भी थोड़ा-थोड़ा आपके रोग, ऋण, शत्रुओं में विस्तार कर देते हैं, मतलब बढ़ जाएगी सारी चीज़ें। बढ़ जाएँगी। अगर जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो पैसा बढ़ेगा, डेफिनिटली। और जिसके सर पास ये कर्ज़ पैसे का ज़्यादा, खर्च, ये पैसा नहीं है। जिसके पास थोड़ा-सा कर्ज़ होगा वो थोड़ा कर्ज़ ज़्यादा ले अब लेगा। कर्ज आप गाड़ी के लिए लेंगे तो नेचुरली है वो आप शुक्र के लिए खराब करेंगे, हाँ। कर्जा चढ़ाएँगे, व्यापार में लगाएँगे। शनिदेव का सर मकसद ये होता है कि पैसे को इन्वेस्ट करके उसकी री इनकम जनरेट हो, फिर आप उसको अपने भी यूटिलाइज़ करें। मतलब इस साल सोच समझ के पैसा खर्च करना। इस साल देखिए अब शनिदेव का गोचर जो है वो मार्च एंड तक है। अप्रैल में जो शनिदेव की पोज़ीशन है वो 7th हाउस में हो जाएगी। अभी वो 6th हाउस में विराजमान है, अप्रैल से वो 7th हाउस में आ जाएंगे। तब यहाँ पे भी वो दिग्बली हो जाते हैं। बट चलिए वो भी समय दूर है, कुल मिलाकर अभी शनिदेव बहुत बढ़िया है। मतलब पूरे साल के लिए। यस, तो थोड़ा-सा सर केयरफुल रहने की ज़रूरत है राहु और केतु महाराज, अच्छा, ये खराब है। क्योंकि राहु देव आपके 7th हाउस में विराजमान। 7th हाउस फिर वही बात की फैमिली, बिज़नेस, क्योंकि राहु ने इल्यूज़न पैदा करना है कि आप कहोगे मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सारी दुनिया जानती है, ये है, वो है। वो भ्रम के कारण आप अपनी फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। 5th हाउस से वो 5th दृष्टि से वो फेज़ से वो हमारे 11th हाउस को दृष्टि देते हैं। तो 11th हाउस हमारे धन की बढ़ोतरी का है। 7th दृष्टि से उन्होंने लगन पे दृष्टि डाली, बंदे के अंदर झूठ बोलने की भावनाएँ, हवा में उड़ने की हवाएँ कि मैं ये, मैं वो, ऐसा कर लूँ, घूमने-फिरने चला जाऊँ, पैसे खराब कर दूँ, क्योंकि 7th हाउस शुक्र का होता है, पैसे शुक्र पे ही खराब होते हैं। फिर घूमने चले गए तो पैसे यूटिलाइज़ नहीं किए, वेस्ट कर दिए। 3rd हाउस पराक्रम में वृद्धि तो करते हैं, बट कुछ ना कुछ हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे सोशल सर्कल को इफ़ेक्ट करते हैं, इसको खराब करते हैं। ड्यू टू आपकी नेचर के कारण वो खराब हो जाती है सर। राहु ने कोई बाहर तो आना नहीं है। राहु ने आपकी बुद्धि पे अटैक करना, आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा करना है। ऐसे तो नहीं कि फिज़िकली आना है। नो, 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 फिज़िकली क्या नहीं, आपकी बुद्धि में आना है। पैदा किया आपने कहा ये ऐसे। अब केतु देखिए लगन में बैठे हैं। केतु का सर कारण काम होता है डिटैचमेंट। जब तक केतु लगन में बैठे हैं, ऐसे लोगों को कुत्ता नहीं घर में पालना चाहिए। अच्छा, मतलब इस बार केतु कन्या राशि के खेल ये यस, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ओवरऑल लगन का थोड़ी केतु वैसे भी नहीं बढ़िया होता है। सिर्फ डिटैचमेंट है ना, लगन का केतु नहीं बढ़िया होता है। वो जो इस राशि जून में के वो बाद नीच, का टाइम है, जो आप बोल रहे हैं कि सभी राशियों के लिए अच्छा है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही है? देखिए सर कुल मिलाकर सूर्य का गोचर इस राशि में भी ठीक चल रहा है, वो 4th हाउस में विराजमान है। मंगल देव का जो गोचर है वो 11th हाउस के अंदर है, यहाँ पे मंगल का गोचर बहुत बढ़िया होता है। हालाँकि वो लग्नेश चाहे बुध कह लीजिए उसके शत्रु ज़रूर होते हैं, बट 11th हाउस में मंगल का गोचर बहुत बढ़िया कारक हो जाते हैं। संतान के साथ संबंध बढ़िया हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। 11th हाउस में पैसे का घर है। 4th दृष्टि से वो हमारे धन हाउस पे दृष्टि देते हैं, और लास्ट दृष्टि जो देते हैं वो हमारे फैमिली हाउस में। वहाँ पे एक थोड़ा-सा देखिए गुस्से को तो आपको कंट्रोल आपके हाथ में। मंगल देव को कंट्रोल रखना है तो गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हथियारों से दूर रहना पड़ेगा जब तक मंगल नीच राशि में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर सर देखिए इस राशि के लिए या इस लगन के लिए भी समय इतना बढ़िया ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आप अपने राहु और केतु को कंट्रोल रखिए। केतु का लगन में होने से मतलब ये होता है कि आप कम बोले और ज़्यादा सुने, तो केतु आपका कंट्रोल में रहता है। अगर केतु यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, आपको तंग कर रहा है, फिज़िकली प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो आप अपने पैरों में व्हाइट
धागा जैसे होता है ना, या तो आप चांदी थोड़ी-सी डाल लें पैरों में, या फिर अगर चांदी के लिए अगर कोई लड़की है तो वो चांदी की पायल डाल दे पैर डाल दें, और लड़का है तो कोई धागा डाल दे। चांदी का व्हाइट धागा ले लें नायलॉन का, थोड़ी देर कुत्ते की सेवा को बैठ के, और बाकी कुल मिलाकर ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट्स मतलब आए। इस ये वाला साल कन्या राशि के लिए एवरेज सा है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। पर इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। देखिए मंगल का गोचर तो बहुत बढ़िया है, अभी मंगल यहाँ पे जून-जुलाई तक गोचर करेंगे। 11th हाउस में मंगल का गोचर बढ़िया होता है। शनि देव का गोचर भी स्टिल बढ़िया है। थोड़ा-सा राहु केतु यहाँ पे ज़रूर खराब करते हैं। गुरु भी अपने हाउस में बैठे हैं। नेक्स्ट मंथ गुरु 10th हाउस में आ जाएंगे, देन 11th हाउस। ओवरऑल सर ये साल कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत मेजर वाली बात। तो देखिए अब अगली राशि की हम बात करेंगे, सिंह राशि की। सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए सर कुल मिलाकर जो 2024 गया है वो बढ़िया समय था। शनि देव का गोचर जो था, पहले हम शनि देव से ही शुरू करते हैं। शनि देव 7th हाउस में अपनी राशि में विराजमान थे। तो इसका मतलब होता है कि शनि देव एक शश नाम का राजयोग क्रिएट करते हैं जब अपनी ही राशि में विराजमान होते हैं। हाँ जी। तो कुल मिलाकर 2023 या 24 और 25 स्टार्टिंग तक ये शश नाम का राजयोग शनि देव का विराजमान है। पूरी 25 तक रहेगा? नो, ये टिल मार्च 25 तक रहेगा। अच्छा। मार्च 25 के बाद शनि देव सिंह राशि के अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे, 12 नंबर राशि में। एक तो सिंह राशि वालों के ऊपर ढैया लग जाएगा 2.5 साल के लिए। फिर से? फिर से नहीं, ढैया इन पे अभी स्टार्ट होगा। मतलब पहले सिंह कृपा राशि के थी। ऊपर कोई ढैया नहीं था अभी तक कोई पहले सर। कृपा थी शनिदेव की। मतलब पहले ढैया कृपा थी। ढैया होती भी तो शनिदेव की है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। पहले तो शश नामक राजयोग चल रहा था 2.5 अब साल ढैया से। लग गई। अब ढैया लग जाएगी, और 8th हाउस की ढैया बहुत बढ़िया नहीं होती है। हुँ। तो एक तो सर ये अचानक समस्याओं वाला घर होता है। अचानक समस्याएँ, सडन। सडन कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, बिज़नेस भी थोड़ा-सा डैमेज रहेगा, और कुछ संतान संबंधी समस्याएँ भी आएँगी। तो ये 2.5 साल देखिए, मैं ऐसे झूठ बोल दूँ कि बहुत बढ़िया है, तो ये थोड़ा-सा संकट वाला समय ज़रूर होता है। बट अगर आप शनिदेव की कुछ ना कुछ हल्की-फुल्की रेमेडीज़ करते रहें, तो इतना डिफ़िकल्ट ये जॉब नहीं है। बट फिर भी अगर पॉज़िटिवली और नेगेटिवली तो 50-50 हेल्थ इश्यूज़ तो कन्फर्म रहेंगे। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं, बट छोटे-छोटे भी जैसे सर्दी, कफ, जुकाम, कुछ ना कुछ गुप्त अंगों में समस्याएँ, ऐसी चीज़ें ये डेफ़िनिटली इस हाउस में आपको ढैये में मिलेंगी। तो 2025 अप्रैल से लेके तो 2027 तक शनिदेव अष्टम हाउस में रहेंगे, मतलब 2.5 साल तक रहेगा। 2.5 साल। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनके साथ अच्छा होगा? सर देखिए, शनिदेव जाने या आपके कर्म जाने, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, बट अष्टम हाउस का जो ढैया होता है ना, वो दि बुद्धि के लिए होता है। वो कुछ अच्छा नहीं होता, वो दुःख देने के लिए होता है मतलब। परेशानियों वाला होता है। अच्छा। क्योंकि शनिदेव जो है वो मेंटली स्ट्रेस दे देते हैं, हर काम को डिले कर देते हैं। ऊपर से ये हाउस भी अष्टम है, अचानक समस्याओं वाला। समस्याएँ भी आएँगी फिज़िकली, तो गुप्त अंगों में ज़्यादा आएँगी, क्योंकि ये गुप्त अंगों को रिलेट है, तो समस्याएँ भी पेट से नीचे-नीचे ज़्यादा आएँगी। तो काइंडली शनिदेव की कुछ ना कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज़, कुछ गरीबों का भला, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, ठगी-चोरी से दूर रहिए, तो शनिदेव भी कंट्रोल में रहते हैं। तो अभी तो प्रेज़ेंट में अगर हम बात करें, अभी तो शश नाम का राजयोग चल रहा है, मार्च तक बहुत बढ़िया समय है। अभी शुक्र भी उनके साथ 7th हाउस में प्रेज़ेंट है। तो शनि और शुक्र की युति बहुत बढ़िया होती है, एक ब्रांड बना देते हैं इंसान को, ब्रांड समझते हैं आप? हुँ। तो शनि और शुक्र की युति 7th हाउस के अंदर इंसान को ब्रांडेड बना देती है। शुक्र का गोचर हालाँकि 7th हाउस में बहुत बढ़िया नहीं होता, पर वो मित्र की राशि में शश नामक राजयोग शनि के साथ बैठे हैं। तो नेक्स्ट मंथ शुक्र महाराज आपके वो भी 8th हाउस में चले जाएँगे, वहाँ वो उच्च के हो जाएँगे। तो 12th राशि में शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं, और 8th हाउस का जो गोचर है शुक्र देव का वो बढ़िया होता है। हर प्लैनेट का 8th हाउस का गोचर बढ़िया नहीं होता, बट शुक्र का 8th हाउस का गोचर बहुत बढ़िया होता है। अगर हम बात करें अभी प्रेज़ेंट राहु की या केतु महाराज की, तो देखिए राहु इनके 8th हाउस में विराजमान है, हालाँकि राहु का गोचर भी इनके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। फिज़िकली भी इनको अभी भी डैमेज, किसी तरह की परेशानी, पेट से रिलेटेड परेशानी है, ये इनको चल रही है अभी भी। इनकी बात करें, ससुराल से भी संबंध खराब हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति के भी अगर कोई चांसेस होते हैं, वो भी डैमेज कर देता है राहु यहाँ पे। किसी को कोई इंश्योरेंस फँसी हो, कोई मेडिकल क्लेम फँसे हों, तो राहु यहाँ पे सब कुछ डैमेज कर देता है।
वैसे देखा जाए ना कि सिंह राशि तो वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। सर सिंह राशि तो अच्छी होती है बट डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह का ट्रांज़िट कहाँ पे हो रहा है। मतलब कि हर हर दिन हर राशि का दिन आएगा। अच्छा भी आएगा और बुरा भी सर आएगा, दिस इज़ द चाहे वो कोई भी राशि हो। यही तो चक्कर भी हुआ समय का। हुँ, इसी को काल चक्र बोलते हैं कि अच्छे-बुरे दिन आएँगे और कैसे आएँगे वो ड्यू टू ट्रांज़िट आते हैं, जिसने जन्म लिया है उसके अच्छे और बुरे दिन आएँगे ही आएँगे। आएँगे ही अब देखिए मंगल की बात करते हैं, मंगल देखिए 12th हाउस में बैठे हैं, सिंह राशि में। सिंह राशि के अंदर। ये गोचर भी मंगल का बढ़िया नहीं है। यहाँ पे मंगल बैठ के आपको कोर्ट कचहरी ज़रूर दिखाएँगे। इस साल यस, अभी टिल 25 जनवरी तक वो अभी इसी 12th हाउस में विराजमान है। तो लास्ट 2 मंथ से इसी जगह पे विराजमान है। तो यहाँ बैठ के वो आपको कोर्ट कचहरी में हमेशा फँसाएँगे। रात की नींद खराब हो जाएगी, बेडरूम का एन्जॉय खराब हो जाएगा, पैसा भी कहीं न कहीं आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको पता है कि अब मंगल 2 महीने यहाँ बैठे हैं, तो आपको चाहिए अब शांति से चले। कोर्ट हुँ, कचहरी की डेट है, उसको आप एक्सटेंड कराएँ। टाइम को निकालना सर, टाइम को निकालना ही इस जन्म कुंडली का मतलब है। अब 25 जनवरी से यही मंगल देव का गोचर 4 अप्रैल तक 11th हाउस में होगा। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया गोचर है उनका। वक्रीय होके वो 11th हाउस में बैठ जाएँगे। यहाँ पे वो कारक हो जाते हैं, दिग्बली भी हो जाते हैं। वही मंगल जो अभी कोर्ट कचहरी में फँसा रहे थे, अब यहाँ पे इनको धन भी दिलवा देंगे। जहाँ पिछले 2 महीने से आपको कोर्ट कचहरी खर्चे में फँसाया था, तो अब यहाँ पे आपको पैसे भी दिलाएँगे वो। कोई ना कोई सोर्सेज़ ऐसे बनेंगे कि आपको इनकमिंग पैसे की आएगी। तो इट डिपेंड्स कि आप इस ऊर्जा को अपने अंदर कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये ग्रहों का गोचर है। सूर्यदेव 5th हाउस में विराजमान, बुध के साथ ये सूर्य बुध आदित्य योग बनाते हैं। न 5th हाउस सूर्यदेव का अपना घर होता है, यहाँ बैठ के सूर्यदेव किसी भी तरह के आपके नेम, फेम, फेमस, बिज़नेस, करियर्स को लेकर बहुत बढ़िया है। साथ में बुध महाराज विराजमान है। नेक्स्ट मंथ तो ये दोनों का गोचर 6th हाउस में हो जाएगा। अभी 5th हाउस में गोचर चल रहा है। देखिए 13 फरवरी तक शिव सूर्यदेव 5th हाउस में रहेंगे और बुध महाराज 23 जनवरी तक रहेंगे। इसके बाद दोनों का गोचर होगा 6th हाउस में। 6th हाउस में सूर्य का गोचर भी बहुत बढ़िया होता है और बुध का भी गोचर बहुत बढ़िया है। तो आने वाला कुल मिलाकर 2 महीने का समय सिंह राशि के लिए बहुत बढ़िया है। और बाकी का साल खराब है। खराब नहीं है सर, देखिए नक्षत्र जब ग्रह चेंज होते हैं तो मतलब एन कुछ एन ना कुछ एवरेज डिफ़िकल्ट्स थोड़ा परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ रहेगी। अगर अभी आप एन्जॉय कर रहे हो तो कुछ परेशानियाँ भी आ सकती हैं। कुछ ना कुछ रेमेडीज़ कीजिए, डेफ़िनिटली फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल कुल मिला के अभी तक तो सब बेस्ट है, सिर्फ़ आपको फ़िज़िकल हेल्थ और ये कोर्ट कचहरी के मसलों से सावधान रहना है। कुछ ना कुछ शनिदेव की रेमेडी कीजिए, कुछ मंगलदेव की रेमेडीज़ कीजिए, तो आपका समय, आपका साल बढ़िया ही जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। अब बात करते हैं सर चंद्रमा की राशि कर्क राशि। अच्छा, च चंद्रमा की एक ही राशि होती है आपने बताया। चंद्रमा की एक ही राशि होती है। जैसे हम सिंह राशि वालों की बात कर रहे थे कुल मिलाकर, तो चंद्रमा की ये कर्क राशि का भी कुछ समय अभी बहुत बढ़िया नहीं है, बट बहुत बुरा भी नहीं। देखिए मंगल अभी उनके लगन में विराजमान है। तो जब लगन में मंगल विराजमान होते हैं तो गुस्सा बहुत आता है इंसान को। उतावलापन, तेजीपन, अभी कर दूँ, हो जाए, चला जाए, मार दूँ, ये चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस अभी भी चल रही है और चलेगी। आगे बढ़ जाएगी अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करोगे। हाथ-पाई, चालाकी, हथियार चलाने, इन चीज़ों से तो बड़े केयरफुल रहना। ये आपके लिए समय चलेगा 25 जनवरी से लेके 4 अप्रैल तक। देन वापस वो लगन में आ जाएँगे मंगलदेव, तब और भी सीरियस मैटर हो जाएगा कि वो 2 महीने वापस इस नीच की राशि में विराजमान रहेंगे। देखिए सर, कोई भी जब ग्रह नीच का होके लगन में बैठ जाता है ना, तो सबसे पहले वो हमारी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। ऊपर से मंगल तो गुस्से वाला प्लैनेट है, झगड़े वाला प्लैनेट है। ब्लड में तेज़ी ले आता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट संबंधित समस्याएँ। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को, अपने मन को शांत करना है, धीरे रखना है, गुस्सा नहीं करना है। ये किसी के कहने पे नहीं होता है, ये इंसान के अपने हाथ में ही है। फिर भी इंसान एक टाइम पे तो होता ही है ना कि जितना मर्ज़ी इग्नोर कर ले कि मैंने गुस्सा नहीं करना है, फिर एक टाइम पे आ ही जाता है। सर 2 मिनट का गुस्सा सारी ज़िंदगी के रिलेशन खराब। अब
ये आपको देखना है कि आपको क्या बचाना है। क्या बचाना है? गुस्सा ज़रूरी है कि रिलेशन सारी ज़िंदगी के खराब? बात तो सही है, बट जो कि आगे समय ये 2 महीने का आएगा, वो आपको कोर्ट कचहरी दिखाएगा मंगल। आप भी अपनी कुंडली जो भी उपाय बोल रहे हैं अपनी राशि के हिसाब से वो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सर सबके ऊपर लागू होता है, जितने भी कर्क राशि वाले होंगे ना, हुँ। आगे आने वाला 2 महीने का समय उनको कोर्ट कचहरी ज़रूर दिखाएगा। अगर वो अपने आप पे पेशेंस नहीं रखेंगे तो डिफ़िकल्टी में फँसेंगे। फैमिली वाइज़ भी डिफ़िकल्टी होगी और कोर्ट कचहरी का भी कोई भी मसला खड़े पैर, जैसे किसी से झगड़ा हो गया, ये नहीं पुराना मसला भी हो सकता है। प्रेज़ेंट किसी से झगड़ा हो गया, तो महमा होगी तो हम थाने कोर्ट कचहरी चलेंगे। तो दिस इज़ मंगल ना, बिना बात के कोई झगड़ा हो जाना, वो गुस्सा सिर्फ़ आपका, इम्पेशेंस होना। तो इन चीज़ों से आपको केयरफुल रहना है। मंगल देव से, हनुमान जी से हर मंगलवार कोशिश कीजिए उनको चोला चढ़ाइए, उनको पीले रंग का प्रसाद चढ़ाइए, ताकि आपका ये गुस्सा, इम्पेशेंस ये कंट्रोल में रहे। और अभी प्रेज़ेंट भी आप ढैया से चल रहे हैं, आपका ढैया चल रहा है शनिदेव का लास्ट 2 ईयर से। अप्रैल 2025 में समाप्त हो जाएगा। जो भी किसी तरह के बिज़नेस फ़ाइनेंशियल लॉसेस आपके चल रहे थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। काम बनने शुरू हो जाएँगे, जो नहीं बन रहे थे, वो बनने शुरू हो जाएँगे। जो स्ट्रेस आपके माइंड में चल रहा था, वो भी कम होता नज़र आ रहा है। ये अप्रैल 2025 के बाद ये समय आपका ठीक हो जाएगा। गुरुदेव की बात करें सर, वो 11th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में भी गुरु कारक होते हैं, बहुत बढ़िया गोचर होता है। तो गुरु का गोचर भी आपका बढ़िया है। ये भी टिल मई 2025 तक चलेगा, उसके बाद गुरुदेव भी 12th नंबर हाउस में आ जाएँगे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको सिर्फ़ पैसे का ध्यान रखना है कि किसी ऐसे जगह पैसे नहीं फँसाने जहाँ ब्लॉक हो जाए। तो 12th हाउस में गुरुदेव जब बैठ जाते हैं तो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ ब्लॉक हो जाता है, या किसी को आप फ्रेंड मित्र को दोगे, तो वापसी की संभावना वापिस नहीं नहीं है। है। तो कुल मिलाने के बाद हम बात करें तो आगे आने वाला समय ठीक है, जो परेशानियाँ थी चली गई हैं, थोड़ा-सा आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है, फैमिली में ध्यान रखना है। ओवरऑल समय आगे बढ़िया है, हनुमान जी के उपाय मैंने आपको बताए वो करें। तो कुछ उपाय शनिदेव के आप करते रहें, जबकि अप्रैल तक ये ढैया चल रहा है आपका, तो कुछ ना कुछ शनिदेव की हल्की-फुल्की रेमेडीज़ आप करते रहें। ओवरऑल समय ठीक चलेगा आगे इनका भी। थोड़ा-सा एवरेज ही है कर्क राशि के लिए देखा जाए तो। हाँ, थोड़ा-सा एवरेज। एक सिंह राशि, कर्क राशि यस। थोड़ा एवरेज सा साल है। देखिए, अब नेक्स्ट राशि की बात करते हैं तो 3 नंबर राशि सर, ये हमारे बुध महाराज की 3 नंबर राशि होती है। मिथुन राशि हम इनको बोलते हैं, जिसके स्वामी होते हैं बुध महाराज। इस राशि से सर बेसिकली हमारा सोशल सर्कल, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशंस, चाहे वो विदेश की यात्रा हो, चाहे लोकल की यात्रा, घूमना-फिरना, सब इसी राशियों से देखा जाता है। इस राशि वाले इंसान जो होते हैं बढ़िया कलाकार, चित्रकार, म्यूज़िककार, आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट बनते हैं, जिन पे अगर 3 नंबर राशि का प्रभाव हो। हाँ जी। तो ऐसे लोग चित्रकार, कलाकार, किसी भी तरह के मतलब कलाकार आप लगा लीजिए, वो इसी राशि से पैदा होते हैं। तो इतनी हार्टफुल ये राशि है, इतनी बढ़िया राशि है, जितना सोशल मीडिया, राहु सब इसी ही राशि से जुड़े हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि अब आपकी कुंडली में बुध महाराज की पोजीशन कितने की साउंड है और कितने की बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो राहु ने उनको बहुत बढ़िया योग दिया होगा इस साल। चाहे वो आर्टिस्ट लाइन की बात कर लूँ, चाहे वो मैं पॉलिटिकल करियर की बात कर लूँ, तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। सिर्फ़ उनके सामने जो 4th हाउस में केतु महाराज आ जाते हैं, वो उनकी अपनी मदर हाउस या पेरेंटल हाउस या लोकल हाउस में उनकी स्टेबिलिटी नहीं बनती, आउट ऑफ हाउस या आउट ऑफ सिटी, डिपेंड्स कि आपका बिज़नेस क्या है, आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। सिर्फ़ आपको अपनी मदर हाउस से दूर करते हैं। 10th हाउस में राहु बहुत बढ़िया। शनिदेव की बात करें सर, वो 9th हाउस त्रिकोण में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। ये भी एक तरह का राजयोग होता है। यहाँ पे भी वो इंसान को ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन ब्रांडेड बना देते हैं। तो आने वाला समय शनिदेव के लिए भी ठीक है, क्योंकि वो 9th हाउस से 10th हाउस में आ जाएँगे। 10th हाउस उनका अपना घर होता है, यहाँ के वो कारक होते हैं। तो समस्या सिर्फ़ इनके लिए भी एक ही है कि गुरु जो इनके भी 12th हाउस में विराजमान है। पैसे को लेके समस्या, पैसे फँसा लेने की समस्या, उधार दे देना, ना आना, तो ये समस्या गुरुदेव यहाँ पे देते हैं। बट अल्टीमेटली जो बंदे का पैसा है, वो अच्छे कार्यों पे यूटिलाइज़ होता है। चाहे हमने कीर्तन कराया, चाहे हमने पाठ पूजा कराई, मतलब व्यय वाले घर में जब गुरुदेव बैठते हैं तो पैसे अच्छे कामों अच्छे में ही, कामों, धार्मिक कामों में। धार्मिक कामों में खर्च होते हैं। पर खर्च ज़रूर होंगे, पैसे बचेंगे नहीं आपके ये पास। तो अच्छी बात है एक तरह से। फिर डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट में कितने हैं और आप
नहीं अपनी फिर सेविंग भी के बिना उसको अगर खर्च कर देते हो। कोई दान करता है तो ये तो अच्छी बात है, वो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सर वापस मिल दान ही तो जाता अच्छा है। है बट आपके पास भी सेविंग रहनी चाहिए ना। हुँ, कल को इनकम ना आए तो आप कहाँ खड़े हो? अब मंगल इनके सेकंड हाउस में देखिए विराजमान है। अब 25 जनवरी के बाद इनके भी लगन में आ जाएँगे। अब लगन वाले मंगल का तो ये कालपुरुष की कुंडली में अपना घर है। पर इस कुंडली के अंदर ये घर जो है बुध महाराज को मिला। तो मंगल और बुध की कभी ज़िंदगी में नहीं बनी, वो पक्के शत्रु हैं। तो इन लोगों को भी अपने गुस्से पर समझ लीजिए कि ऐसा विराम मुँह पे टेप लगा लें। ये 2 महीने चुपचाप शांति से निकाल लें, नहीं तो ये समस्या बहुत भयानक रूप धारण करेगी। खराब कर देंगे। बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि का मतलब ज़ुबान, ज़ुबान फिसलेगी, गलत डिसीज़न लोगे और कहीं न कहीं फँसोगे। तो ये सारे काम बुध की राशि में बैठ के मंगल ने करवा देने हैं आपसे, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया। तो उनके चरणों में जाइए हनुमान जी के, चोला चढ़ाइए, उनसे विनती कीजिए, तो आपका समय निकल जाएगा बढ़िया। नहीं तो आप किसी न किसी परेशानी में फँसेंगे। तो सूर्य और बुध अभी 7th हाउस में विराजमान है, ये भी बहुत अच्छा योग है। बट सूर्य आपको सर अपने गुण तो देंगे कि मैं सूर्य हूँ, आप मेरी तरह सोचिए। आप इस टाइम किसी अच्छी नौकरी की तलाश में या किसी अच्छे बिज़नेस की तलाश में हैं, तो हो जाता है। बट अगर आप सूर्य की तरह सोच रहे हैं, तो सूर्य की तरह बनना पड़ेगा डिसिप्लिन्ड। तो डेफ़िनिटली सूर्य और बुध का ये योग है, ये बहुत बढ़िया योग होता है, सूर्य बुध द्वितीय योग। नेक्स्ट मंथ इनका गोचर हो जाएगा 8th हाउस में। तो 8th हाउस में भी बुध का गोचर बहुत बढ़िया होता है। जिसका बुध बढ़िया है, जिसका गोचर बढ़िया है, उसका व्यापार बढ़िया है, उसकी वाणी बढ़िया है, उसके रिलेशन बढ़िया है, उसके कम्युनिकेशन बढ़िया है। ये सारा कुछ बुध से ही रिलेटेड है। अब शनि देव तो आपको पता है ना 2.5 साल से इसी राशि में बैठे हैं। तो ये चीज़ें सर आपको ध्यान में रखनी, मेरा काम आपको बताना है। अब शनिदेव का जो गोचर है यहाँ पे मार्च 25 तक रहेगा, देन अप्रैल 25 से ये 10th हाउस में आ जाएँगे, देन 2.5 साल के लिए 10th हाउस में बैठेंगे। हुँ, किसी भी तरह की आपको ज़मीन-जायदाद का पंगा नहीं लेना, नई प्रॉपर्टी में पैसे नहीं फँसाने। तो 2.5 साल अब ये मैंने आपको एडवांस में बताया, अगर आप फिर भी ध्यान नहीं रखते प्रॉपर्टी खरीदते जाओगे, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिल जाएगी जिसमें डिस्प्यूट होगा, जिसके पेपर सही नहीं होंगे। अगर आप पता होने के बाद भी सर उसको आई वॉच नहीं करेंगे, इसको स्टडी करके प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे तो आप फँसेंगे। हुँ। तो इन चीज़ों को आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज़ बाकी सारा कुछ तो सर ठीक है। मंगल का मैंने आपको बताया कि आप मतलब ओवरऑल ठीक रहने वाला है ये साल। ओवरऑल गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखना बस। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। अब बात करते हैं जी वृषभ राशि के ऊपर। देखिए ये शुक्र की राशि है, ये बहुत बढ़िया राशि होती है सर। इस राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और कुंडली में सेकंड हाउस जो कि हमारा वेल्थ हाउस, उस चीज़ को ये राशि प्रेज़ेंट करती है। इसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण की राशि। अर्थ का मतलब फाइनेंशियल्स, हमारे फैमिलीज़, उस त्रिकोण को हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण की राशि है। ये इंसान थोड़े-से ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। सेकंड राशि जो होती है ना, ये शुक्र की राशि है। अच्छा, ये लोग थोड़े-से ज़िद्दी, अड़ियल, अच्छा। जल्दी ना मानने वाले, हुँ, हुँ। अपनी बात मनवाने वाले लोग होते हैं। तो अब इनके 3rd हाउस में मंगल देव का गोचर चल रहा है। 3rd हाउस में मंगल का गोचर बहुत बढ़िया आता है। बट देखिए अब जैसे समय चल रहा है 25 जनवरी से इनका भी जो मंगल है वो सेकंड हाउस में आ जाएँगे। सेकंड हाउस से हम देखते हैं सर हमारी मुख को, हमारी वाणी को, हमारे दाँतों को। तो इन चीज़ों से रिलेटेड क्योंकि ये बुध की राशि है और ये सब कुछ बुध से ही रिलेटेड है। हमारे दाँत, हमारी वाणी, ये बुध से रिलेटेड है। तो जब मंगल जैसे ही इस राशि में प्रवेश करेंगे 25 जनवरी के बाद, हो सकता है हमारे दाँतों में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा। ज़ुबान आपकी कौड़ी हो जाए, जहाँ किसी को प्यार से बोलते हो सकता है वहाँ पे आपकी लैंग्वेज अच्छा। खराब हो हुँ, जाए। हुँ, हुँ। तो ये रिजल्ट्स यहाँ पे मंगल करेंगे सेकंड हाउस के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको बड़ी चीज़ों का ये कंट्रोल फेस करना है। देन बात करते हैं अगर तो शनि महाराज देखिए सर बहुत बढ़िया शश नाम का राजयोग बना है इनकी कुंडली में भी। पिछले 2 साल, 2.5 साल से चल रहा है। तो ये भी अप्रैल 2025 से मूव करेंगे शनिदेव। बट वो भी शनिदेव का गोचर इनके लिए बहुत बढ़िया है। एक तो ये शनिदेव शुक्र के मित्र होते हैं। देन शनिदेव की प्लेसमेंट भी बढ़िया है। अभी राहु की भी प्लेसमेंट इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया चल रही है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कारक और सिंह राशि वालों का समय 50-50 ये डैमेज था। तो इनके लिए कुल मिला के समय बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए शनि का राजयोग चल रहा है, राहु का भी राजयोग है। तो सिर्फ थोड़ी-सी मंगल देव की परेशानी है इनको मिलाकर। गुरु लगन में बैठे हैं तो बंदा ये धार्मिक है, अच्छे कार्यों में करने वाला है।
कुल मिला के इस राशि के अंदर कोई भी ऐसी ज़्यादा परेशानी मेजर नहीं है। मतलब ओवरऑल बढ़िया है, ओवरऑल वृषभ राशि वालों का समय ठीक चल ठीक चल रहा है। तो वृषभ राशि वालों के मज़े इस साल। पूरे मज़े हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। अब बात करते हैं सर मेष राशि। आपको मैं बता दूँ मेष राशि मेरी भी और मैं इसको बड़े ध्यान से सुनूँगा। मैंने ऐसे वैसे और जगह देखा है ना कि मेष राशि शुरू में बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, उसके बाद थोड़ा-सा सर सही। ऐसा नहीं है, मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई और धनु राशि होगी। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, हाँ जी, ये राशियाँ धर्म त्रिकोण की राशियाँ होती हैं। और ये जो तीनों हाउस होते हैं कुंडली के अंदर, इसको राजयोग भी बोलते हैं, इसको हम योग कारक ग्रह भी बोलते हैं। ये सबसे मतलब परफेक्ट राशियों में गिने जाते हैं। ये तीनों राशियाँ, जी, मेष राशि, सिंह राशि, धनु और धनु राशि। राशि अच्छा, 1, 5, 9 1, 5, 9 और ये तो वैसे भी लकी नंबर होता है ना 1, 5, 9 यस, सबके लिए लकी होते हैं। 5 बुध का नंबर 5 होता तो है, वैसे भी बैलेंस का नंबर होता है 5 नंबर बुध बहुत। का नंबर होता है सर 1 न्यूमरोलॉजी राजा का होता नंबर होता एक है राजा का होता और है। 9 तो आपको पता ही है मंगल का नंबर है, मंगल देव सेनापति का नंबर है, इस साल का तो नंबर आप कह है। रहे हो कि ये राशियाँ वाले ये राशियाँ तो बहुत बढ़िया सर। हुँ, ये धर्म त्रिकोण की राशियाँ बोलते हैं। धर्म त्रिकोण का मतलब क्या चीज़ है? सर हमारी कुंडलियों में ना 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, हर त्रिकोण में 3 राशियाँ, 1, 5, 9 को हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। हुँ, 2, 6, 10 राशियाँ जो होती हैं वो हमारे अर्थ त्रिकोण को प्रेज़ेंट करती हैं। अगर किसी की भी फ़ाइनेंशियली और करियर को देखना है देन 2, 6 और 10। 3, 7, 11 का मतलब होता है काम त्रिकोण। काम का मतलब सेक्स से रिलेटेड नहीं है। काम का मतलब वर्क। हर काम के लिए आप दौड़ते रहना, चाहे किसी हार्ड वर्क के लिए लगा लो, चाहे किसी जॉब के लिए लगा लो, कि वो लोग जिनकी वो राशियाँ जो होती है ना ये 3, हाँ जी, 7, 11 से रिलेटेड, वो लोग टिक के नहीं बैठना चाहते यार। सुबह है कि शाम है बस काम पे लगे रहना, ढूँढते रहना, करते रहना है। चौथी होती है 4, 8, 12 ये होती है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष का मतलब भगवान से जुड़े रहना, स्पिरिचुअल ज़्यादा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाना। तो जानते साल का मेष राशि का। अब देखिए मेष राशि वालों को भी क्या बोलें। अब मेष राशि पे क्या देखिए बोले? साढ़े साती लग जाएगी। साढ़े साती। देखिए साढ़े साती का वर्ड छोटा-सा है बट साढ़े साती सर वाक़ई ही साढ़े साती होती है, जिस पे लगती है, जिस पे गुज़रती है। मैं आपको ऐसे झूठ बोल दूँ ये बहुत बढ़िया होती है, ऐसा नहीं होता। दुःख तो आएँगे ही आएँगे, परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी। जब 12th हाउस से शनिदेव गोचर करते हैं, तो पहली साढ़े साती लग जाएगी। अभी आपकी शनिदेव 11th हाउस में विराजमान है, अभी आपका समय में कोई परेशानी नहीं है, आपको पैसे भी आपको आ रहे हैं बिज़नेस से, तो मेष राशि वालों को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बट अप्रैल से थोड़ा-सा डीप समय, हार्ड समय ज़रूर चलेगा। तो जब शनिदेव पहले 12th हाउस में गोचर करते हैं ना, तो सबसे पहले सर आपका जो जुड़ा हुआ पैसा, सेविंग वाला पैसा, वो अंदर से निकालते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई बेईमानी हो जाए। कहने का मतलब आपकी सेविंग आपकी जेब से बाहर, मतलब इसका असर तो पहले ही हो जाता है ना? सबसे पहले। उस महीने से भी पहले हो जाएगा ऐसे थोड़ा बहुत। अब देखिए वो डिपेंड करेगा, उसको फिर स्टडी करना पड़ेगा आपकी कुंडली के हिसाब से कि वो समय कब आएगा। बट पहले फेज़ में वो क्या करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि सेविंग्स आपकी करा सेविंग खाली कर देंगे। चाहे वो किसी भी रेशो में हो, कारण कोई भी हो, वो डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट ही होगा, ज़रूरी नहीं कि चोरी होगी, कुछ भी हो सकता है। आपने कहीं बिज़नेस कर लिया, किसी के साथ नया बिज़नेस कर लिया, उसमें पैसा लग जाएगा। पैसा लग जाए। तो मतलब पैसे को अब आपको बचा के रखना है। तो मैं आपको बता दें कि फर्स्ट फेज़ में आते ही वो 2.5 साल के अंदर कब क्या करेंगे आपको नहीं पता होगा। तो पहले 2.5 साल इसी फेज़ में वो रहेंगे, आपका धन निकलवा देंगे। देन आपके कर्म, आपके भाग्य में भी थोड़ी-सी कमी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। आप ज़ोर लगाएँगे, वो नहीं होगा काम। आप स्ट्रेस लेंगे, इरिटेशन होगी। तो ये चीज़ें शनिदेव आपको 2.5 साल में से डेफ़िनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में देते हैं। मानो, ना मानो, यकीन करो, ना करो, जब पड़ेगी तो पता चल ही जाता है। हुँ, अब मंगल आपके भी 4th हाउस में विराजमान है। आपके साथ भी कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड समस्या क्रिएट हो सकती है। छाती जैसे हम कहते हैं ना भारी-भारी फ़ील होती है। हाँ जी। कई बार ऐसे ही लगता है छाती पे कोई बोझ पड़ा हुआ है। हुँ, तो मंगल देव जब 4th हाउस में गोचर करते हैं तो हमारे यहाँ पे बोझ पड़ जाता है। चेस्ट, हार्ट रिलेटेड समस्याएँ, मदर रिलेटेड समस्याएँ, मदर से थोड़ा-सा अनबन हो जाना या मदर की कोई हेल्थ इश्यू हो जाना। तो ये समय आपके साथ 2 लास्ट 2 मंथ से चल रहा है। तो इसके बाद अब 25 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक शनि मंगल देव 3rd हाउस में चले जाएँगे। वो आपके लिए 2 महीने का समय बढ़िया रहेगा। देन वापसी फिर वो 4 नंबर राशि में कर लेंगे जी 4 अप्रैल से लेकर
8/6/2025 तक। तो वहाँ से वो आपके कर्म हाउस में दृष्टि देंगे 10th हाउस के ऊपर। वो आपके लिए, आपके करियर के लिए बढ़िया है। किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हैं, बिज़नेस में पैसे लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी आपको कोई ना कोई बेनिफिट देंगे वो यहाँ। अब राहु की बात करें, राहु 12th हाउस में विराजमान है। तो सर 12th हाउस के राहु जो होते हैं वो बहुत बढ़िया नहीं होते, और जिनके लिए बढ़िया होते हैं उनको वो फ़ॉरेन तक ले जाते हैं। 12th हाउस से हम जो बात करते हैं फ़ॉरेन सेटलमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, इसमें राहु यहाँ पे कारक होते हैं। जिनकी तो कुंडली में राहु महाराज बढ़िया है तो समझो कि आपको वो विदेश ले गए होंगे। विदेश से जुड़े हुए आपके जितने भी काम है वो सारे हो गए होंगे या हो जाएँगे। और जिनकी कुंडली में राहु देव अच्छे नहीं होते तो 12th हाउस में राहु देव उनका सब कुछ खाक भी कर देते हैं। बिज़नेस में लॉस, सेहत में परेशानी, पैसे का लॉस, यहाँ पे वो जेल यात्रा भी करा देते हैं। डिपेंड्स कि वो आपकी कुंडली में कैसे है। तो उनको आप ज़रूर स्टडी कीजिए कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है, कैसे उनके लिए उपाय करने चाहिए। तो आपको डेफ़िनिटली 10th हाउस में राहु के उपाय करने पड़ते हैं, तो उसको आप ज़रूर कीजिए। ओवरऑल बात करें तो आने वाले समय में या इस साल के समय की बात करें, राहु का गोचर से चेंज हो जाएगा। मई 2025 में राहु का गोचर तो बढ़िया हो जाएगा। शनिदेव की मैंने आपको बताया कि 7.5 लगेगी। शनिदेव 12th हाउस में बहुत बढ़िया नहीं रिज़ल्ट करते। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज़रूर दे देते हैं सर, पैसा भी दे देते हैं, बट फिज़िकली और मेंटली स्ट्रेस 110%। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सब कुछ मिल रहा है तो इकट्ठा मिल रहा है, धीरे-धीरे मिल भी रहा है सब कुछ, तो स्ट्रेस भी तो बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते ₹10 वो आएँगे तो सर, 20 जाएँगे। लॉजिक वैसे देखा जाए ना, ये जो ग्रह है ना वो लॉजिक के अकॉर्डिंग सही फिट होते हैं। यस, क्योंकि अब एक बात है ना कि सारी चीज़ें आ गई, पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, तो वो मैनेज करते हुए स्ट्रेस भी तो बढ़ ही रहा है। तो आज की राशियाँ हो चुकी है खत्म। तो ये कुल मिला के 12 राशियों पे हमने आपने जो जैसे अभी बात की, मैक्सिमम मैंने नोटिस किया, जितनी भी 12 राशियाँ थी, इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव शनि सुना मैंने, या फिर राहु सुना कि इनके चेंज होने से ना पूरी कुंडली ही बदल जाती है। यस, यस। और जो जब शनि और राहु चेंज हो रहे हैं कहीं पे भी, मतलब किसी राशि में तो पॉज़िटिव है। जी। मतलब मैक्सिमम राशि में ना जो शनि की मूवमेंट है और राहु की मूवमेंट है, वो थोड़ी नेगेटिव ही दिखाई। सर मूवमेंट देखिए इसलिए खराब होती है कि एक तो शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, केतु की भी 3 दृष्टियाँ। तो 3/3 = 9 हो गया। तो हमारी कुंडली में कितने घर होते हैं जी? 12। तो एक टाइम में हमारे 9 हाउसेज़ को कौन इफ़ेक्ट कर रहा है? शनि और राहु। हाँ। अब देखिए अगर 12 में से 9 हाउस एक टाइम पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो आम इंसान कहाँ पे स्टैंड बाय करेगा? अगर जैसा आपने बताया ना कि शनि जब एक घर पे आ जाएगा तो इतने साल तक रुकेगा, जी। तो वो तो अगर वो कहीं गलत घर पे आ गया है। सर बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि देखिए सिंह राशि की, हम कर्क राशि की बात कर रहे थे, है ना? 8th हाउस का ढैया। 8th हाउस में शनिदेव ने आपको बताया कि बढ़िया प्लैनेट नहीं होते। राहु महाराज इस हाउस में बढ़िया नहीं देखा, आपके संबंध खराब कर दिए, ससुराल से खराब कर दिए। कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका काम फँसा था, वो फँस गया। तो 8th हाउस इज़ द बैड हाउस। तो इसके कोई ऐसे आपके पास कोई ऐसे उपाय है जो मतलब उपाय हो बहुत नॉर्मल सा और काम करे वो? क्योंकि ना आजकल लोग पहले तो सुनेंगे ना कि बड़ा उपाय कोई यज्ञ करना है, कुछ हवन करना है, कुछ जाप करने हैं, तो लोग सोचते कि नहीं यार अब जो होगा हमारे साथ होता रहे, इतना हम कर नहीं सकते। तो उनके लिए कोई ऐसा राहु और शनि से रिलेटेड ऐसा उपाय जो वो कर सके, मतलब अगर किसी को। सर ये राहु और शनि ये दोनों है ना लंबे प्लैनेट्स हैं। जैसे शनि की बात करी 2.5 साल के लिए, राहु 1.5 साल के लिए, है ना? तो इनके लिए सर उपाय भी थोड़ा लॉन्ग टाइम करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने महीने में 1 बार किया, भूल गए, मैंने फ़ोन पे बता दिया, आपने पूछ लिया, आपने कर दिया। मन मतलब से नहीं आसान किया, सा उपाय हो कोई। मन से नहीं किया, सर रेगुलर नहीं किया तो कोई उपाय काम नहीं करता। ये माँगते हैं कंसिस्टेंसी कि 2, 4, 5 महीने आप मेरे पीछे पड़े रहो। तो जी। उपाय, कोई ऐसा उपाय आपने उपाय सिर्फ एक ऐसा जो कोई कोई भी कर सकता है और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, राहु और शनि के सरल से उपाय देखिए राहु की बात करें तो सबसे पहले हम घर से भी शुरू कर सकते हैं। घर से। एक तो हमारे घर की छतें, छत मतलब टॉप फ्लोर जहाँ पे हम खड़ के कपड़े डालते हैं या पतंग उड़ाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उनको बोलते हैं छत। वो छत एक तो साफ होनी चाहिए आपके घर की। किसी भी तरह का कबाड़, कूड़ा-करकट आपके घर की छत के ऊपर नहीं होना चाहिए। घर से ही शुरू कर रहा हूँ। एक आप रूटीन बना लीजिए कि मंथली वन्स अ टाइम या वीकली वन्स अ टाइम, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक बार आपने घर की फ्लश को आप क्लीन करना है, चाहे आपके स्वीपर लगे हों, चाहे ना लगे हों। तो राहु का ये सबसे बढ़िया उपाय है कि
अगर तो वीकली वन्स द टाइम अपनी फ्लश और बाथरूम चमकाना वेडनेसडे शुरू को, कर दें। वेडनेसडे को। यस, कहने को बड़ा चंबा सा उपाय है ना ये, बट आप करके देखिए इस उपाय को। घर के बाथरूम टॉयलेट्स वन्स अ वीक अच्छी तरह क्लीन कीजिए। वेडनेसडे को। कभी भी कीजिए, वेडनेसडे कीजिए, फ्राइडे कीजिए, सैटरडे कीजिए, है ना? बट करना है रेगुलर। देखिए शनि और राहु, शनिवत राहु, शनि को मनाना हो तो राहु के भी उपाय कर सकते हैं, राहु को मनाना हो तो शनि के उपाय भी कर सकते हैं। मतलब दोनों पैरेलल ही चलते हैं। यस, किसी में दोनों में से किसी एक के करना। राहु को हम बोलते हैं शनिवत राहु। उन शनिवत राहु, जैसा शनि वैसा राहु। बट शनि तो सिर्फ कर्म फल दाता है, राहु को हम बोलते हैं कि वो ठग है, बेईमान है, करप्ट है। ये सारा कुछ राहु के पास है। राहु ने सर जान के आपसे गलतियां करवानी है। अगर आप उसके जाल में फंसेंगे तो गलतियां करेंगे और सजा तो राहु की बहुत भयानक है। मतलब वो एक तो फिर गलती भी करा रहा है, ऊपर से सजा भी दे रहा है। उसका काम है आपको एक्साइटेड करना कि आप गलती करें। अच्छा, हाँ, हाँ। फिर वो सर उसकी सजा इतनी भयानक है आप सोच नहीं सकते। पहले खुद शनि ही से भी करवा रहा है और हाँ, फिर यस, खुद ही, तो पहले ये खुद ही क्या करवा। क्या फायदा हुआ सर इस राहु तरह और बुध जब इकट्ठे होते हैं तो आपकी बुद्धि में वो बेईमानी, ठगी, चालाकी ले आएगा। मौके पे आ रहा पैसा सबको अच्छा लगता है। जी, ये चोर लोग होते हैं, ये भी तो मतलब। सर इन पे भी राहु और बुध का असर होता है। अच्छा। अकेला राहु तो कुछ नहीं करेगा, जी, बुद्धि ये खराब हैकर करेगा। फ्रॉड होते हैं, ये सब राहु और यस, बुध ये वाले। सब राहु और बुध। बुद्धि खराब, बुद्धि से ही सारे व्यापार। तो राहु के तो और और सर बड़े जिसने हैं। शनि देव का उपाय करना वो क्या करेंगे? सर देखिए पहले तो लोग जो शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं ना, एक तो उनके ये उपाय गलत करते हैं लोग। शनिदेव के जो सिर्फ तेल चढ़ाना है उनके राइट लेग के ऊपर, छोटे से अंगूठे के ऊपर तेल चढ़ाना है। लेग के राइट साइड के छोटे से अंगूठे पे ही तेल चढ़ाना है, पूरे शरीर के ऊपर तेल चढ़ाना नहीं है। उनके सामने नहीं खड़े होना, उनके साइड में खड़े होना है। उनकी सामने दृष्टि में नहीं आना मतलब। दृष्टि में नहीं आना। मैंने तो ये भी सुना है कि शनि देव की आंखों में कभी मत देखना। यस, हम क्या तो ये कहते हैं बात सच सामने ही है? नहीं आना, बिल्कुल सर, दृष्टि तो बड़ी दूर की बात है। और मैं तो आपको सामने खड़ने से मना कर रहा हूँ, हाँ, दृष्टि तो फिर तो बहुत दूर की बात है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप मूर्ति को देखोगे तो सबसे पहले नज़र तो आँखों पे ही जाती है। नहीं जाना ना सर। आप शनिदेव की कोई भी धार्मिक संस्कृति वीडियो देखिए, वो ये दिखाएँगे अगर शनिदेव के पास कोई जा रहा है ना, तो शनिदेव ऐसे कर लेते हैं कि मेरी दृष्टि उस पे ना पड़ जाए। मेरी दृष्टि उस पे पड़ेगी तो उसका फटाक हो गया। उनकी दृष्टि से सर रिलेटेड कुछ स्टोरी है। उनकी दृष्टियों में ही सारा कुछ है। उनकी दृष्टियाँ उनकी वाइफ़ से जब संबंध चल रहे थे तब वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में जुड़े हुए थे। तो उनकी वाइफ़ ने उनको बोला, "शनि, अगर तू मेरी तरफ नहीं देख सकता तो मैंने क्या करना है? हुँ, अगर मर्द अपनी वाइफ़ को नहीं ध्यान देगा हुँ, तो मैंने क्या करना है?" तो तुम्हारी आँखों में एक श्राप दे दिया उन्होंने। हुँ। आज के बाद तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ विस्फोट हो जाएगा। अच्छा, जैसे उन्होंने शराब दिया, शनिदेव ने देखना शुरू किया तो वहाँ विस्फोट। तब से उनकी दृष्टियों पे दिक्कत आ गई। जब कोई इंसान अपनी वाइफ़ को नहीं देखेगा तो उसने गुस्से में आके शराब दे दिया। मतलब इन जनरल हम ये भी तो ब बोल सकते हैं ना, अगर कोई अपनी वाइफ़ को इग्नोर कर रहा है, तो उसका शनि खराब हो रहा है या नहीं ऐसा सर कुछ नहीं, वाइफ़ इज़ नॉट अ शनि, वाइफ़ इज़ शुक्र। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइफ़ को टाइम क्यों नहीं दे पा रहे, किसी मेंटली स्ट्रेस में चल रहे हो, किसी लॉसेस में चल रहे हो या आप आउट ऑफ द फैमिली हो, है ना? डिपेंड्स। उस कंडीशन में सर शुक्र कैसे खराब होगा, वो शुक्र ही खराब होगा। शनि से कोई कंसर्न नहीं। मैंने समय आ गया। आपने अभी बात की ना कि लगन की राशि कुछ और होती है और ऐसे कोई राशि कोई अलग होती है, तो किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? लगन राशि पे या फिर जो चंद्रमा द्वारा राशि बनती है, जो हमारी राशि होती है? किसी सर आज देखिए लगन की कोई राशि नहीं होती। आपने लगन अलग-अलग को होती हम है। बोलते हैं अपना फ़िज़ीक। हुँ, आप मेरे सामने बैठे हैं मतलब कि जो दिस लगन में इज़ राशि बैठी होती है, वो पूरे वो पूरे 12 घरों को सर एन्जॉय करते हैं क्योंकि बिकॉज़ ही इज़ द ओनर ऑफ द कुंडली। हुँ, हुँ, चाहे मान लो कोई भी राशि है वहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, तो उसका जो स्वामी है, वो आपके पूरे 12 घरों का एन्जॉय करता है क्योंकि आपकी कुंडली का वो मालिक है। तो दैट इज़ लगन। लगन मतलब हमारा फ़िज़ीक कि हमारा फ़िज़ीक कैसा हमारी होगा। बॉडी, यस, ये अगर इसका मालिक कुंडली में खराब है, तो मतलब है कि आप कष्ट भोगेंगे शारीरिक। शारीरिक कष्ट। अब आप लगन 8th हाउस में बैठ जाए या 8th हाउस का मालिक आपके लगन में बैठ जाए, तो आपको फ़िज़िकल समस्याएँ आएँगी ही आएँगी। आप डॉक्टर पे जाओगे, इलाज होगा बट इलाज में कुछ भी नहीं आएगा। मतलब वो पूरी ज़िंदगी ये चीज़ झेलेगा। छोटी-मोटी संकट ज़रूर आते रहेंगे सर। दिस इज़ लगन। चंद्रमा जहाँ प्रेज़ेंट है, वो ही आपकी राशि है। अब बात करते हैं लगन को छोड़ के, जो ये दोष होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस दोष है मांगलिक दोष। तो इस तरह के दोष क्या सच में ही इतने पावरफुल है कि ये लोगों को इस लेवल की
कष्ट देते हैं, जी लोगों सर, को बिल्कुल, मार देते बिल्कुल। हैं। यस, बिल्कुल, और बिल्कुल। आजकल वो बहुत ज़्यादा वो है ना कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होगी। कहने और का कई मतलब जगह है ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी सेट होते हैं कि कोई मांगलिक था और उसके साथ किसी ने ऐसे शादी कर ली जो मांगलिक नहीं था और फिर भी उनका घर बढ़िया चल रहा है, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है हुँ। मांगलिक-वांगलिक। देखिए सर, मंगल दोष जो होता है ना, वो मंगल के कारण पैदा होता है। पहले तो आप ये समझिए कि मंगल दोष होता क्या है? मंगल सर एक हमारे बॉडी में ऊर्जा होती है। एक एनर्जी। एनर्जी, लेवल ऑफ पावर, जोश, आक्रोश। अब डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में कितने डिग्री पर बैठे हैं। पहले तो आप डिग्री को समझिए। एक ग्रह के पास 0 से लेकर 30 डिग्री तक की पावर है। किसी की कुंडली में मंगल 0 से लेके 2 डिग्री तक है, तो वो क्या है, बाल्यावस्था, बचपन। तो 0 से लेके 2 तक कोई भी मंगल दोष की अगर हम बात करें किसी की कुंडली में है, तो उसके पास देखिए सर पावर नहीं है। तो मंगल दोष आंशिक होता है, वो इतना अफ़ेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उतना एग्रेशन, उतना जोश मंगल ने नहीं दिया। वही दोष अगर किसी की बात करें, किसी की मंगल 28 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक है, दैट इज़ कॉल्ड कि वो वृद्ध अवस्था में है। अब वही दोष की अगर बात करें, मंगल के पास पावर हो 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक, वो पूरा आंशिक है, वो पूरा बलवान है, उसकी यंग एज है। वो यंग एज में है। अगर आपकी वाइफ में या आपके हस्बैंड में अब मंगल की इतनी एनर्जी नहीं है, सपोज़ आपके हस्बैंड की कुंडली में 15 डिग्री है मंगल और आपकी डिग्री में 0 डिग्री है, चाहे मंगल दोष हो भी, तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर जब तक दोनों के दोष या दोनों की पावर्स मैच नहीं ना करेंगी, सर उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। पहले तो ये डिग्रीज़ बड़ी समझनी ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि मंगल 1 नंबर राशि में या 1 नंबर हाउस में बैठा तो मांगलिक दोष हो गया जी। हाँ जी। 4th हाउस में मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष। 7th हाउस में मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष। 8th हाउस में मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष और 12th हाउस में अगर मंगल विराजमान है इन 5 घरों में, मतलब 5 है वो टोटल चीज़ जहाँ पे मांगलिक दोष बन 5 जाता है। घरों में मंगल दोष लगता है। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस। क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो आपके 7th हाउस को दृष्टि देते हैं। 7th हाउस का मतलब है ना आपकी पार्टनरशिप, आपकी फैमिली लाइफ। अच्छा। तो वहाँ पे मगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे वो जोश, आक्रोश, गुस्सा पैदा कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मंगल दोष। मंगल दोष ये कि बहुत बड़ा ऐसा दोष नहीं है कि जिसका उपाय नहीं है या हल नहीं है। सर एक मैरिज लाइफ इज़ अ कंप्रोमाइज़्ड लाइफ। मान लो ना किसी का मंगल दोष बहुत ज़्यादा हैवी है मतलब हैवी डिग्री पे है सर उनको और आपस में शादी नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। उसके अगर लिए कोई समाधान कुछ समाधान तो सर होते हैं, बट समाधान को आपको रिपीट करना पड़ता है आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद। जैसे बोलते नहीं कि उसकी कुत्ते या पेड़ से शादी करा ली, घड़े से करा ली। देखिए डबल शादी का रिवाज है हुँ, कि आप पीपल के पेड़ से शादी करवा दें। हाँ। और उसमें भी सर एक और चीज़ें होती हैं कि जैसे आपकी शादी को 2-4 साल हो गए, आपके मांगलिक दोष हैं दोनों के, है ना? तो आफ्टर 4 इयर्स या 5 इयर्स आपको क्या करने चाहिए? आपस में दोबारा हस्बैंड वाइफ को शादी कर लेनी चाहिए। आप समझ रहे हैं लॉजिक? अच्छा 2 बार आपने शादी। मांगलिक दोष देखा, आपने पीपल देवता से शादी करी, उपाय करके शादी कर ली, हुँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए बॉन्ड हो गए। अच्छा। 4 साल, 5 साल के बाद आप हस्बैंड और वाइफ आपस में दोबारा से शादी करें, तो आपके ये दोष कम हो जाते हैं। अब जब हम विवाह इसकी बात कर ही रहे हैं ना शादियों की, जी, जी, जी। तो फिर इसमें होता भी तो है कि कईयों की लेट शादी होती है। जी। बहुत ही ज़्यादा लेट शादी होती है, फिर वो कुछ उपाय करते हैं, उनकी एकदम से शादी हो जाती है। सर वो मंगल के कारण शादी लेट नहीं होती। शादी का डिले होने का कारण सिर्फ शनि। शनि। शनि डिले के कारक हैं और मंगल तो वैसे ही एग्रेशन वाले कारक है, जल्दबाजी वाले कारक है। मंगल तो शायद डिले डिले करती ही नहीं। मंगल के बैठने से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हाथ-पाई हो सकती है। तो ये मंगल के काम है। डिले इज़ नॉट अ मंगल। वो किस वजह से नहीं होते? जो लोग कुँवारे हैं, बहुत सारे लड़के कुँवारे हैं आजकल। जी, हमारे स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा। जी। तो किस कारण से कुँवारे हैं? उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए? सर देखिए, आपने बोला शनि की वजह से। जब तक अगर आपकी दशा ही नहीं आई शादी की, भगवान ने अगर आपका समय निश्चित ही नहीं किया, हुँ। आपको जी मैं तो 10 साल का अभी शादी कराना चाहता हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाएगी। इन जनरल अब ना मैं खुद की फैमिलीज़ की बात करूँ ना तो मैंने देखा ना कि बहुत ज़्यादा अब लड़कों की शादी की उम्र हो गई है। मतलब कई एक्सटेंड ही हो गए, शादी की एज से बहुत ऊपर चले गए बट वो शादी नहीं कर रहे। सर तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबकी कुंडली सेम ही है उनकी 10-12 लोगों की? देखिए अब शनि डिले का कारण है। हुँ।
अब शनि का समय चल रहा है, तो शनि का समय कैसे स्टार्ट होता है? 8 नंबर से हम शनिदेव के काउंट करते हैं। तो हम कहते हैं कि नॉर्मली 35 साल के बाद बंदे का भाग्योदय होता है। 8 नंबर से कैलकुलेट करते हैं शनि को, तो 35 इयर्स के बाद जिसका शनि का लगन होता है, शनि की राशि होती है, उनका भाग्योदय 35 ईयर के बाद, 44 इयर्स के बाद। तो तब तक तो बंदा अपनी आधी ज़िंदगी जी चुका होता है ना। मतलब जिनको स्टार्टिंग में शनि महाराज की वो लगी होगी, मतलब वो जिनका उनकी शनि का लगन होगा, शनि का बर्थ होगा, 8 नंबर तो लगन उनका होगी। भाग्योदय लंबे टाइम के बाद होगा। अच्छा, कितनी तरह के दोष होते हैं? दोष तो सर कई तरह के होते हैं, कहने को तो काल सर्प दोष भी है, कहने को तो चंद्रमा से इतने सारे दोष बनते हैं। अब कइयों की कुंडली में देखिए, चंद्रमा से आगे, चंद्रमा के पीछे कोई भी प्लैनेट नहीं होता। चंद्रमा कुंडली में अकेला होता है, चंद्रमा के पीछे 2 घर, पिछले 3 घर, चंद्रमा के सामने, तो चंद्रमा बिल्कुल अकेला है। चंद्रमा यानी कि मन, तो उसको हम बोलते हैं केंद्रुम दोष, जो चंद्रमा से उत्पन्न होता है। अगर वो अकेला हो, अकेला हो तो ना उसके आगे, ना उसके पीछे, ना उसके सामने, वो साथ में। वो अकेला है, तीनों तरफ से। एक तरफ तो आप ही बैठा है, बाकी तीनों पोज़ीशनें उसकी ब्लैंक हैं। तो जब ज़िंदगी में चंद्रमा की दशा लगेगी, तब वो केंद्रुम दोष आपको कितना दुखी करेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब केंद्रुम दोष बोलते हैं ना, कि चंद्रमा यानी कि मन अकेला हो गया, मन वीराने में चला गया, तो दुनिया से उठ जाएगा आदमी, वैरागी हो जाता है बंदा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो सुसाइड भी कर सकता हो। कुछ भी, सुसाइड भी अटेम्प्ट हो जाता है। जो इंसान अकेला है, वो अपने आप को कुछ भी कर सकता चंद्रमा के कितने तरह के है। दोष? इन्फिनिटी काइंड ऑफ दोष। चंद्रमा के? यस। अब चंद्रमा के आई आगे कोई नहीं बैठा, सपोज़ पीछे कोई बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पीढ़ी को कुछ नहीं देके जाएँगे। मतलब खाली हाथ खुद भी रहेंगे, आगे तो कुछ फिर अगर दिया। पीछे नहीं है, हुँ, तो इट मीन्स आपको आपके पीछे से नहीं मिलेगा। अच्छा। इसको अल्फा योग बोलते हैं, जिसका आगे नहीं उसको सुल्फा दोष बोलते हैं, हुँ, जिसके तीनों तरफ ही कोई नहीं उसको हम केंद्रम दोष बोलते हैं। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि कुंडली में चंद्रमा ऐसे बैठा है, तो इस वज़ह से ये वाला दोष भी है, ऐसा दोष भी है। और वो इग्नोर कर रहे होंगे इस यस। आज की डेट में। राहु दोष के तो साथ बैठ जाए तो राहु के साथ ग्रहण लग जाता चंद्रमा को तो राहु केतु ग्रहण लगाते हैं, ये सूर्य और चंद्रमा को। है। राहु सूर्यदेव को और केतु चंद्रमा को। तो ऐसे बंदे एंग्जायटी, डिप्रेशन, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, जब ये दशाएँ चलती हैं। बट ये ब इंसान हमेशा सर डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। कोई भी काम पॉज़िटिवली नहीं होता उनका, क्योंकि वो किसी काम को भी इतना सीरियस होके कर नहीं पाते, क्योंकि माइंड और मन ऑलवेज़ डिस्ट्रैक्ट है। तो उनको अपने ये उपाय करने चाहिए, ताकि चंद्रमा उनका स्ट्रॉन्ग हो। आपने उपायों की बात की, जी। तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जी, जी। तो आपने उपायों की बात की। एज़ एन एस्ट्रोलॉजर मैंने ये सुना है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर उपाय करता है किसी के ना, मतलब उपाय करता है, तो मतलब वो उपाय उससे तो हट जाता है, मतलब वो दोष उससे तो हट जाता है, उस आदमी को लग जाता है अगर वो गलत कर दे कहीं। सर ये ज काला जादू या जादू टोना नहीं है कि आपके ग्रह मेरे पे आ जाएँगे। ऐसा ऐसा नहीं, होता नहीं, है? ऐसा नहीं होता। मैंने कहीं सुना था कि ऐसा होता है। वो जादू टोना चीज़ें होती हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप सिंपल रेमेडी कर रहे हो सर, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ग्रह मेरे पे आ जाएँगे। अच्छा, मतलब मैं तो आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश बुरा, कर रहा हूँ ना, कि हाँ, आपका बेस्ट हो जाए, तो मेरा कैसे बुरा हो जाएगा? अगर गलत उपाय दे दी तब उसका कोई दोष होता है? सर फिर तो दोष लगता ही है, फिर तो भगवान कहता है कि आपने बुरा किया, वो तो फिर गलत है। गलत है। चलो, अगर मैं आपको बोलूँ सर मतलब आप, ये एस्ट्रोलॉजी में ये ना, ना, लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। लॉजिक अप्लाई ये होगा सर, मान लो मैंने आपको कहा ये आपका चंद्रमा खराब है या सूर्य राहु के साथ बैठा है, कि आपको एक बकरे की बलि देनी है ना, तो ये गलत है। ग्रह तो कभी बोलते नहीं बलि देने के लिए। तो मैंने करवा दिया ना आपसे हाँ, उपाय, हाँ जी। आपके सूर्य को या चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सपोज़ मैंने ऐसी कोई भी रेमेडी आपको बता दी, तो उसके नेचुरल, आप जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं ना कि साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके मेरे ऊपर, मेरे कर्मों पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, वो कर्म तो वैसे भी एक एज़ एन नॉर्मल आदमी के जैसे कर्म खराब होते हैं, वो तो वैसे हो गई। तो उन चीज़ों से मेरे पे इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी फंडा नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे और मेरा बैड हो जाएगा। आजकल ना लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा है कि आजकल हर दूसरे आदमी पे लोन्स है। इवन जी, हमारी स्टेट में भी ए पर बंदे पे 1.7 लाख का लोन है। जी। तो ये लोन्स किस वजह से आते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है? मतलब लोन्स पॉज़िटिव हो, मतलब दुखदाई ना हो लोन्स की, मतलब दिए ही ना जाए किसी से। सर तो देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। जब कुंडली का 6th हाउस डैमेज हो जाए, 6th हाउस पर गुरु की दृष्टि या गुरु वहाँ पे बैठ जाए,
तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ने तो आपको लोन दिलाने में हेल्प करेगी, आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें या अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके रहें। अगर आप पैसे को यूटिलाइज़ करने की जगह एक्सपेंड कर लेते हो सर, उसकी वापसी आपने सोची नहीं। आपकी इनकम 10 लाख थी, तो आपने उसको बढ़ाया नहीं है, अल्टीमेटली अपने आप को लोन में फँसा के इनकम को कम कर लिया। तो वो लॉस ही है ना, डेफ़िनिटली उसको कैसे रिकवर करेंगे? आपका मतलब ये है कि आदमी अगर लोन्स ले तो ज़्यादा एसेट्स खरीदे लायबिलिटी इन्वेस्ट की करके जगह। ना, इन्वेस्ट करके सर, उसकी इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफ़िट है उसको आप एक्सपेंड करो, उससे ईएमआई पे करो, ना कि वो प्रिंसिपल अमाउंट खा जाओ और उसी से ईएमआई देते रहो 5 हाँ, महीने, 4 हाँ, महीने। हाँ, हाँ। मतलब एक नॉर्मल दिमाग लगाओ अपना। चलो इसको टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, ये अपने दिमाग की उपज है मतलब ये जी, 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 जितना भी डेफ़िनिट। है। ये ग्रह कंट्रोल बाद में, क्योंकि पहले दिमाग यूज़ करो। यस। तो आपने न्यूमेरोलॉजी तो सुना ही है। जी। एक इटालियन स्विच वर्ड्स होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है ना कि ऐसे वर्ड्स बोलो। तो जो शिक्षा हम लेते हैं ना वैदिक, तो उसमें इन चीज़ों का कहीं पे भी कोई उच्चारण नहीं अब किया वो गया। बोलते हैं कि ये वाला वर्ड बोलो ऐसा हो जाएगा, आजकल बहुत चला हुआ है, वायरल होता है। तो वो क्या चीज़ है? वो सही है, गलत है, क्या उसका? देखिए, रॉन्ग कमेंट्स करने की सर आदत नहीं है, बट हमारी स्टडी के अंदर इन चीज़ों का कोई भी वेरवा नहीं, ना हमें बढ़ाया गया, ना ही हमारा इंटरेस्ट लगा इस चीज़ के अंदर। एक्चुअल में देखा जाए तो हम ये भी अब तो मैथमेटिक्स ही है ये कुंडली। सर, ये हमारा वैदिक ज्योतिष है, हमारे सनातन धर्म का ज्योतिष है, जो सदियों-सदियों से चलता आ रहा है। ऋषि-मुनियों ने ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है। मैथोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है। हालाँकि इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैंने इसको स्टडी नहीं किया, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो मैं उसकी बुराई भी नहीं कर रहा, बट ऐज़ पर हमारे ज्योतिष जो हमने स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर इनका कोई बेरवा नहीं है। चलो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते जी, हैं। जी, जी। तो फिर सर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जी, बातें हमारी ख़त्म हुई नहीं है। तो ये होंगी भी नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी पे हम फिर से कभी एक और नया चैप्टर लेके आएँगे। श्योर सर, श्योर। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। साथ में आप हमें बताइए कि कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट आपको? सर, आपका पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है। हम यही चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक है, कोई देख रही है तो उसको नॉलेज मिले। हम नॉलेज से रिलेटेड ही वीडियोज़ लेके आते हैं। जी, जी, जी। तो बहुत आपको मज़ा आया हमारे साथ कि नहीं जी हमारे सर, बहुत पॉडकास्ट में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सर यही चाहूँगा कि हर बंदा इन चीज़ों को समझे और समझ के जो द बेस्ट है ना, वो करे। हफ़ड़ा-दफ़ड़ी, जल्दबाज़ी में आज ही उपाय कर लूँ, है ना? समय थोड़ा भाग रहा है। तो प्लीज़ इसको समझिए, समझ के जो भी उपाय करना है वो कीजिए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि न्यू साल सबके लिए बढ़िया हो, 2025 मंगलमय हो। सर जय आपके लिए भी जगन्नाथ। हो। धन्यवाद। धन्यवाद।